हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आशीष तिवारी एकेडमिक चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे क्लास 12 के ज्योग्राफी यानी भूगोल सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स के साथ जो है अपनी प्रिपरेशन करते आए हैं। लास्ट वीडियोस में हमने जो है 1 मार्किंग्स वाले क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा था, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम उसी पोर्शन को कंटिन्यू करते हुए करने वाले हैं 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स को। ये करने के बाद आपकी जो प्रिपरेशन है ना ज्योग्राफी की, वो बिल्कुल टॉप लेवल पर हो जाएगी। और क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ जाए, आपको पता है उसे कैसे अटेंड करना है और कैसे फुल मार्क्स उस क्वेश्चन पेपर के लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे भूगोल प्रिपरेशन को आगे। इसमें करेंगे हम 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स को, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, समझाइए कि पशुपालन और घुमंतु जीवन शैली विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल का एक रूप है। अपने उत्तर को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। यानी कि सवाल क्या कह रहा है कि जो पशुपालन और घुमंतु जीवन है वो कैसे कैसे अलग अलग मौसम में ढलने का एक तरीका है, एग्जाम्पल के साथ हमें बताएं। सबसे पहले परिचय देखो। परिचय क्या है हमारा, पृथ्वी पर सभी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां समान नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड, कहीं अत्यधिक गर्मी, तो कहीं कम वर्षा या उबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है। ऐसी परिस्थितियों में स्थायी कृषि करना कठिन होता है, इसलिए लोग प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार अपनी आजीविका के तरीके को विकसित करते हैं। पशुपालन और घुमंतु जीवन शैली ऐसी है कि अनुकूल प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें लोग पशुओं पर निर्भर रहते हैं, पानी तथा चारे की उपलब्धता के अनुसार स्थान बदलते रहते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं कि दुनिया में हर जगह जो खेती होती है, फार्मिंग करना मुश्किल नहीं है। कहीं मतलब जो हम एग्रीकल्चर करते हैं ना, वो करना मुश्किल नहीं है, बट मुश्किल इसीलिए हो जाता है क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो कहीं एकदम बिल्कुल ही रेगिस्तान होता है, गर्मी होती है। ऐसी जगहों पर लोग खेती छोड़कर क्या करते हैं, जानवर पालते हैं और पानी और जो चारा होता है उसका उसकी तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। ऐसे इन नेचर को हम कहते हैं एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट कहते हैं जिसको हम इसमें बोला गया है घुमंतु जीवन, ठीक है। अब देखो, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, पहला है शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी कि रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट जैसे हमारा हो गया, उसकी बात की गई है। मरुस्थलों में वर्षा अत्यंत कम होती है, मिट्टी बंजर होती है, जल स्रोत भी सीमित होती है। यहाँ खेती करना कठिन होता है, इसलिए लोग ऊंट, भेड़, बकरी पालन करते हैं, क्योंकि ये पशु कम पानी में जीवित रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या दिया, सहारा मरुस्थल में त्युआरे और बेउद्दीन समुदाय ऊँट पालन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं। यानी कि हमारा जो ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है वो रेगिस्तान से रिलेट कर रहा है, सहारा डेजर्ट से। इसमें बताया हुआ है कि सहारा डेजर्ट में हमें यहाँ गर्मी बहुत और पानी की कमी देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पे जो जानवर होते हैं, लाइक तुरेग हो गया और बाउंदीन हो गया, जैसे लोग जो हैं वो पालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे जानवर होते हैं जो कम पानी में भी रहते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, टुंड्रा एवं अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्र, यानी कि एकदम ठंडी जगह, जैसे कि टुंड्रा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। देखो, टुंड्रा क्षेत्रों में भूमि अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है, तापमान अत्यंत कम होता है और फसल उगाना लगभग असंभव होता है। इतनी ज्यादा ठंड होती है कि हम उस पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। उदाहरण भी देखो क्या दिया है, आर्टिक क्षेत्र में सामी अन्य जनजातियां रेन डियर पालन करती हैं। रेन डियर उन्हें भोजन, दूध, चमड़ा और परिवहन का एक साधन प्रदान करता है। यानी कि सेकंड पॉइंट जो है, एकदम ठंडी जगह, टुंड्रा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो जमीन होती है वो बर्फ से ढकी रहती है और लोग क्या करते हैं, सामी जैसे जो लोग होते हैं ना, वहाँ पे रेनडियर पालते हैं और रेनडियर क्या करता है, उन्हें खाना, दूध, कपड़ों के लिए जो है चमड़ा देता है, ठीक है। अगला पॉइंट है घास के मैदान। घास भूमि क्षेत्रों में विशाल चारगाह पाए जाते हैं जो पशुओं के लिए उपयुक्त होते हैं। यहाँ पशुपालन प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। उदाहरण के तौर पर देखो, मध्य एशिया के मंगोल लोग घोड़े, भेड़ और याक पालते हैं तथा चरागाह की उपलब्धता के अनुसार अपने तंबू यानी कि यट के साथ स्थान बदलते हैं। अब देखो, थर्ड पॉइंट में हमें जो है घास के मैदान बताया गया है। एग्जाम्पल में हमें सेंट्रल एशिया का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, मंगोल के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे घोड़े, भीड़, ये जो याक होता है ना, वो पालते हैं और अपना जो टेंट होता है, जिसको हम हिंदी में यर्ट बोलते हैं, उसको लेकर ही घूमते रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानदार भूमि, पतली मिट्टी, कठोर जलवायु के कारण खेती सीमित होती है। उदाहरण, हिमालय पर्वत क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल और गद्दी समुदाय मौसमी प्रवास करते हैं। गर्मियों में ऊंचाई वाले चरागाहों और सर्दियों में निचले क्षेत्रों की ओर जाते हैं। अब देखो, फोर्थ पॉइंट हमें जो है पहाड़ी इलाके के बारे में बताना है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो गुज्जर और बकरवाल होते हैं जैसे लोग क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। वो गर्मियों में क्या करते हैं, ऊंचे पहाड़ों की पर चले जाते हैं और सर्दियों में नीचे घाटियों की ओर आ जाते हैं।
अब ये जो घुमंतु जीवन होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है? जब एक जगह से दूसरी जगह हम अपना लाइफस्टाइल रखते हैं तो उसकी वजह से क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, वो देखो। फर्स्ट पॉइंट है स्थायी घरों के बजाय तंबुओं या अस्थायी क्षेत्रों में रहना। इसका मतलब ये है कि पक्के घर नहीं होता, यहाँ लोग क्या करते हैं, टेंट या टेम्परेरी शेल्टर लगा के रहते हैं, ठीक है। आगे है पशुओं से जीवन, दूध, ऊन और परिवहन प्राप्त करना। इनका मेन सोर्स क्या होता है? जानवर ही इनके लिए सब कुछ होता है। जानवर से ही खाना, दूध, ऊन, ट्रांसपोर्ट सब कुछ मिलता है। अगला है पानी और चारा की उपलब्धता के अनुसार निरंतर स्थान परिवर्तन। ये क्या करते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग जहाँ इन्हें पानी मिलता है, जहाँ इन्हें अपने रिसोर्सेज मिलते हैं, वहां पे ये स्टे कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का सीमित और संतुलित उपयोग, यानी कि ये क्या करते हैं, नेचर के साथ बैलेंस बना के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की नीड है तो ये नेचर से सरप्लस लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज का उतना ही यूज़ करते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है, जिससे इन्वायरमेंट में भी बैलेंस बना रहता है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखो क्या कह रहा है। पशुपालन और घुमंतु जीवन शैली मानव द्वारा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दर्शाता है कि कठोर भौगोलिक परिस्थितियों में भी मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए उपयुक्त तरीके विकसित कर लेता है। इस प्रकार यह जीवन शैली न केवल अनुकूल रूप का है, बल्कि संसाधनों के सतत उपयोग और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि पशुपालन और घुमंतु जीवन इंसान की वो समझदारी है जिससे वो दुनिया के सबसे टफ जगहों पे भी मजे से रह सकता है। यानी कि इंसान क्या करता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेता है। ये हमें जीवंतु जीवन शैली से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत, चीन, ब्राजील एवं इंडोनेशिया जैसे देश को लघु उद्योगों के विकास से किस प्रकार लाभ हुआ है? ये टेक्नोपोली क्या होती है, दो उदाहरण दीजिए। सवाल क्या कह रहा है, हमें जो लघु उद्योग होते हैं यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उसके फायदे क्या हैं, और टेक्नोपोली क्या होती है वो हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले परिचय देखो। परिचय क्या है हमारा? विकासशील देशों में लघु उद्योग आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। ये उद्योग कम पूंजी, स्थानीय संसाधनों और श्रम के उपयोग से उत्पादन करते हैं। भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे देशों ने लघु उद्योग ने रोजगार, आय वृद्धि और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया है। इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसकी वजह से जो अदर कंट्रीज है ना जिन्होंने ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाई थी, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। क्या फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है? सबसे पहली बात तो जो लघु उद्योग होते हैं ना, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें कम पैसा लगता है, ठीक है। और इसमें जो हमारे लोकल लोग होते हैं ना, उनको भी काफ़ी रोजगार देखने को मिलता है। अब ऐसे ही बेनिफिट देखने को मिले हमें भारत में, चीन में, ब्राज़ील में, इंडोनेशिया में, ठीक है। अब इनके क्या क्या फायदे हम होते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज के, वो हम बताएंगे। लघु उद्योगों से प्राप्त लाभ। सबसे पहला है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। लघु उद्योग श्रम प्रदान करते हैं, इसलिए कम निवेश में अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। इससे बेरोजगारी और गरीबी कम होती है। उदाहरण के तौर पे क्या दिया है, भारत में हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण रोजगार प्रदान करते हैं। यानी कि इसमें क्या बता रहे, स्मॉल इंडस्ट्रीज के क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले नौकरियों की भरमार इसमें हमें देखने को मिलती है। ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, मेहनत पर चलती हैं, इसीलिए इसमें कम पैसे और ज़्यादा लोगों का काम मिलता है, जिससे जो बेरोजगारी होती है और जो गरीबी होती है वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल में हमें बताया कि भारत में हमें जो हैंडलूम देखने को मिलते हैं ना, हाथ करघा और खाना बनाने वाली यूनिट्स, ये इसके उदाहरण हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, क्षेत्रीय संतुलित विकास। ये उद्योग छोटे कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, जिससे शहरों पर जनसंख्या का दबाव कम होता है। उदाहरण के तौर पर चीन में टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइज ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या करती हैं, हर जगह तरक्की करती हैं। कैसे? ये छोटे शहरों और गाँव में भी लगाई जाती हैं। इससे क्या होता है, शहरों पर भीड़ कम हो जाती है। एग्जाम्पल में हमें दिया कि चाइना के जो गाँव हैं, टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस इसी का एक उदाहरण है कि ये स्मॉल जो टाउन्स होते हैं उनके पास लगाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, स्थानीय संसाधनों का उपयोग। लघु उद्योग स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके उत्पादन करते हैं, जिससे परिवहन लागत कम होती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उदाहरण क्या दिया हमें, ब्राजील में खाद्य प्रसंस्करण और लकड़ी आधारित उद्योग स्थानीय संसाधनों पर आधारित है। थर्ड पॉइंट में हमें बताया जा रहा है कि लोकल सामान का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमें जो इसमें रॉ मटेरियल देखने को मिलता है ना, वो हमारे आसपास मिलने वाला रॉ मटेरियल यूज होता है इसमें, जिससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है ना, वो भी हमारा बच जाता है, ठीक है। फोर पॉइंट क्या कह रहे हैं, निर्यात में वृद्धि और विदेशी मुद्रा अर्जन। यानी कि हस्तशिल्प, वस्त्र और छोटे विनिर्माण उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया का फर्नीचर हस्तशिल्प उद्योग निर्यात से आय बढ़ता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये विदेशी जो पैसा होता है उसके भी इंक्रीमेंट हमारे देश में करते हैं। इनके बने हुए जो हस्तशिल्प होते हैं यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो विदेशों में बिकते हैं, जिससे क्या होता है, देश में हमारा डॉलर आता है, ठीक है।
अगला पॉइंट है उद्यमिता और कौशल विकास। लघु उद्योग स्थानीय लोगों को व्यवसाय शुरू करने और कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये क्या करती है, लोकल पीपल में क्या करती है, एक तो उन्हें स्किल्स अपनी डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, प्लस एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब देखो टेक्नोपोलियो क्या होती है। टेक्नोपोली एक औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहां उच्च तकनीक उद्योग, अनुसंधान संस्थान और कौशल मानव संस्थान एक साथ विकसित होता है। यहाँ नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित उद्योग स्थापित होते हैं। टेक्नोपोली क्या होती है? टेक्नोपोली का मतलब होता है कि ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ हाई टेक काम, रिसर्च और इंटेलिजेंट लोग एक साथ होते हैं। यानी कि इसमें जो होते हैं ना, इंजीनियरिंग हो गया, डेटा साइंस वाले लोग हो गया, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, वो टेक्नोपोली कहलाती है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या होती है हाई टेक्नोपोली की, कि उच्च तकनीकी उद्योगों का समूह। इसमें हमें क्या है, यहाँ सिर्फ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लाइक आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन्हीं का ग्रुप हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की उपस्थिति। इसमें हमें जो है ऐसे ऐसे अवेलेबमेंट देखने को मिलती है, किनकी चीज़ों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं। कुशल वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ। इसमें क्या होता है, हमें जो है ना दुनिया की सुविधा एकदम मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास हो जाती है इसमें। यानी कि जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड होता है ना, उसमें टेक्नोलॉजी की वजह से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो नए आइडियाज़ होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, उसमें भी बढ़ावा मिल जाता है हमें हाई टेक्नोपॉली की वजह से। अब इसी का उदाहरण क्या दिया हुआ है, सिलिकॉन वैली, सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार का वैश्विक केंद्र। यानी कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, इसी टेक्नोपॉली का एक एग्जांपल है हमारा सिलिकॉन वैली, जो कि हमारी यूएसए में है। ठीक है, ये याद रखना, सिलिकॉन वैली यूएसए में है। इसमें क्या है, उदाहरण के दुनिया का सबसे बड़ा आईटी और इनोवेशन हब है ये एक। अगला है बेंगलुरु, भारत का प्रमुख आईटी और तकनीकी उद्योग। अब जैसे ये हमारा यूएसए का था, ऐसे ही हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु, यहाँ पे हमें जो है भारत की सिलिकॉन वैली की तरह ही जहाँ आईटी और टेक का सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है, निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा, कि लघु उद्योगों ने विकासशील देशों में रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास और निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं टेक्नोपॉली उच्च तकनीकी विकास, नवाचार को बढ़ावा देकर आधुनिक उद्योगिक प्रकृति का मार्ग प्रशस्त करती है। दोनों मिलकर आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर को मजबूत करते हैं। निष्कर्ष हमारा ये कह रहा है कि सिंपल है, छोटे उद्योग जो होते हैं वो लोगों को छोटे जो करते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, रोजी रोटी देते हैं। और टेक्नोपॉली क्या करती है, देश को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाती है। दोनों मिलकर देश को अमीर और सेल्फ इंडिपेंडेंट की ओर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, औद्योगिक स्थान को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों को उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस होती हैं, जिसमें इन्होंने औद्योगिक स्थान लिखा है, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन को असर करने वाले 5 बड़े फैक्टर्स कौन से हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है, परिचय देखो, परिचय क्या कह रहा है, परिचय है हमारा, किसी उद्योग की स्थापना केवल भूमि की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कई भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारक मिलकर उसे स्थान का निर्धारण करते हैं। उद्योग वहाँ स्थापित होते हैं जहाँ उत्पादन लागत कम हो, संसाधन उपलब्ध हो और बाजार तक पहुँच आसान हो। इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है, कि जो फैक्ट्री होती है ना, कोई भी फैक्ट्री बस ऐसे ही ज़मीन पर नहीं, ज़मीन को देख के नहीं लगाई जाती, बल्कि ज़मीन की उपलब्धता के अलावा जो है इसमें हमें कई अलग फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, ये भी देखने पड़ते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो सस्ती हो और प्रॉफिट हमें ज़्यादा देखने को मिले। अब ज़मीन के अलावा बाकी क्या फैक्टर्स हैं वो देखो। सबसे पहला, कच्चे माल की उपलब्धता। भारी और शीघ्र खराब होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित होते हैं, जिससे परिवहन लागत कम होती है। उदाहरण के तौर पर जमशेदपुर में इस्पात उद्योग लोग अयस्क और कोयले की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ। यानी कि फर्स्ट फैक्टर है हमारा, सबसे मेन फैक्टर है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। फैक्ट्री वहाँ होनी चाहिए जहाँ कच्चा माल हमें पास में मिले, खासकर भारी या जल्दी खराब होने वाला माल। तो इससे क्या होता है कि हमें जो ट्रांसपोर्ट का हमारा खर्चा होता है वो बच जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया हुआ जमशेदपुर में एक स्टील इंडस्ट्री है, वो इसीलिए ही लगाई गई थी क्योंकि वहाँ पे जो लोहा है ना, आयरन और जो कोयला है, कोल, वो हमें पास में मिल जाते हैं। सेकेंड फैक्टर क्या है, ऊर्जा संसाधन। उद्योगों को मशीनें चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिजली, कोयला, पेट्रोलियम आदि की उपलब्धता उद्योगों को आकर्षित करती है। उदाहरण के तौर पर रूर क्षेत्र में कोयले की प्रचुरता के कारण भारी उद्योग विकसित हुआ। दूसरा है हमारा ऊर्जा, यानी कि एनर्जी रिसोर्स। मशीनें चलाने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत होगी, कोयला या पेट्रोल ज़रूरी है, राइट। तो इसीलिए हम जो है हमारे एनर्जी का जो रिसोर्स होता है उसको भी देख के फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हमें दिया हुआ है रूर एरिया, जो जर्मनी का है, उसमें क्या है, कोयला ज़्यादा होने की वजह से क्या है, बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पे बनी हुई। अगला पॉइंट क्या है हमारा, श्रम की उपलब्धता।
उद्योगों को कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रम उपलब्धता उद्योग के स्थान को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर दिया हुआ मुंबई में वस्त्र उद्योग सस्ते और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ। यानी कि थर्ड हमारा पॉइंट क्या आ जाता है फैक्टर, सस्ते और कुशल मजदूर। इसमें क्या है, हमें जो लेबर प्रोवाइड होती है ना, फैक्ट्री में काम करने के लिए सस्ते और होशियार मजदूरों की ज़रूरत होती है, राइट। तो इसीलिए वही लिखा हुआ है कि हमें लेबर की अवेलेबिलिटी भी देखनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मुंबई में जो कपड़ा है ना, कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो लगाई गई हैं, वो इसीलिए ही इतना फैला हुआ है क्योंकि वहाँ पे सस्ते और कुशल मजदूर हमें देखने को मिलते हैं। अगला है बाजार की निकटता। उद्योग अक्सर बड़े बाजारों के निकट स्थापित होते हैं ताकि तैयार माल को आसानी से बेचा जा सके और परिवहन लागत कम हो। उदाहरण के तौर पर दिल्ली दिल्ली के आसपास उपभोक्ता वस्तु उद्योग बड़े बाजार की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ। फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है बाजार की निकटता, यानी कि जो हमारी मार्केट है उसकी प्रॉक्सिमिटी क्या है, कितनी पास है। सामान बनाने के बाद जो है उसे बेचने के लिए मार्केट पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है वो बच सके। इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ दिल्ली के पास जो है कंज्यूमर गुड्स जो हमें देखने को मिलते हैं ना, जो जितने भी कंज्यूमर गुड्स की जो इंडस्ट्रीज होती है वो बहुत हैं। क्यों बहुत है? क्योंकि यहाँ पे हमें बड़े बाजार देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है परिवहन और संचार सुविधाएं। सड़क, रेल, बंदरगाह, संचार व्यवस्था उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छी परिवहन सुविधा से कच्चा माल लाना और करना बहुत आसान होता है। उदाहरण के तौर पर कोलकाता एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। अन्य सहायक कारक, सरकारी नीतियां, पूंजी, जल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु भी औद्योगिक स्थान को प्रभावित करता है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो परिवहन होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होता है, वो भी मैटर करता है। कैसे? सड़क, रेल और जो बंदरगाह होते हैं, यानी कि जो पोर्ट्स होते हैं, उनकी सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए ताकि माल का जो लाना और ले जाना होता है वो आसान हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया हुआ है कोलकाता एक बड़ा पोर्ट है, तो कोलकाता में एक बड़ा पोर्ट होने की वजह से ही यहाँ पे इंडस्ट्री हब बन गया है ये अब कोलकाता। निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष में हम देखेंगे, निष्कर्ष में है औद्योगिक स्थान का निर्धारण अनेक कारकों के संयुक्त प्रभाव से होता है। कच्चा माल, ऊर्जा, श्रम, बाजार और परिवहन जैसी सुविधाएं उद्योगों के विकास और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन कारकों के संतुलित संयोजन औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि इन सभी फैक्टर्स को जब हम बैलेंस बनाते हैं ना, तो किसी भी फैक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर्स का सही बैलेंस जब हम करेंगे तो ये सारी फैक्टर्स जो है हमारी सक्सेसफुल इस्टेब्लिश हो पाएगी। जब ये सब मिलते हैं ना, ये सारे फैक्टर्स जब मिलते हैं, तभी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है वो विकास बहुत रैपिडली कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को कि जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका वर्णन कीजिए। ये समस्या उनके जीवन की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करती है वो हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं ना, स्लम एरिया में, उनको क्या क्या बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उनकी लाइफ पर क्या असर दिखता है वो बता। परिचय देखो, परिचय क्या कह रहे हैं, तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरों में रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, परंतु पर्याप्त आवास की व्यवस्था न होने के कारण वे झुग्गी झोपड़ी में रहने के मजबूर हो जाते हैं। ये बस्तियां अव्यवस्थित, भीड़ भाड़ वाली और मूलभूत सुविधाओं से वंचित होती हैं। परिचय देखो क्या है हमारा, तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरों में रोजगार की तलाश में बढ़ती संख्या में लोग आते हैं, परंतु पर्याप्त आवास की व्यवस्था न होने के कारण वे झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो जाते हैं। ये बस्तियां अव्यवस्थित, भीड़ भाड़ वाली और मूलभूत सुविधाओं से वंचित होती हैं। यानी कि क्या करते हैं, अब जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है ना, तो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जो अपने गांव से उठकर शहर में आते हैं, बट शहर में जो है इतनी रहने की जो है हमें जो प्लानिंग देखने को नहीं मिलती है, सेटअप नहीं होता है। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, स्टे करने के लिए झुग्गी झोपड़ी बनानी पड़ती है। और ये झुग्गी झोपड़ियाँ क्या होती है, एक तो अनप्लान, अव्यवस्थित होती है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में होती है, प्लस जो उसमें फैसिलिटीज़ होती है ना, उससे भी ये लिमिटेड होती है। अब देखो, हम देखते हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की क्या प्रमुख समस्याएं होती हैं, उनकी क्या जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मेन इश्यूज क्या हैं। सबसे पहला है अस्वास्थ्यकर आवास एवं भीड़ भाड़। झुग्गियों में छोटे, कच्चे और अस्थायी घर होते हैं। एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं, जिससे भीड़ भाड़ और अस्वस्थ वातावरण बनता है। उदाहरण के तौर पर धारावी एशिया की सबसे घनी झुग्गी बस्तियों में से एक है। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि भीड़ भाड़ और खराब घर होते हैं ये, ठीक है। यहाँ एक ही छोटे से कमरे में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, जिससे माहौल हमेशा भीड़ वाला और अनहेल्दी रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया कि मुंबई में ना, मुंबई की एक धारावी है, मुंबई की धारावी एशिया की जो है सबसे घनी बस्तियां बसी हुई हैं। धारावी एशिया, ठीक है, धारावी एशिया कहाँ है, मुंबई में है। तो हमारे एशिया, जैसे इंडिया में, इंडियन जो है हमारा एशिया में लोकेट करता है, तो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियां जो है वो धारावी में है, और धारावी हमारा किस में है, मुंबई में। सेकेंड पॉइंट क्या है, स्वच्छ पानी और स्वच्छता की कमी। शुद्ध पेयजल की कमी
खुले नाले, गंदगी और शौचालयों की अपर्याप्त व्यवस्था गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, पीने का पानी साफ नहीं होता है, टॉयलेट जो होते हैं वो सारे गंदे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी जोखिम। गंदगी, प्रदूषण और कुपोषण के कारण संक्रामक रोग जैसे डायरिया, टीबी, डेंगू आदि तेजी से फैलते हैं। यानी कि इसमें जो है अनहेल्थ इतना ज़्यादा होता है, तो हमें गंदगी का भी बहुत खतरा इसमें देखने को मिलता है। गंदगी और पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, बीमारियां जैसे कि डायरिया, टीबी, डेंगू बहुत तेजी से फैलता है इनमें। अगला पॉइंट है सुरक्षित बिजली और आधारभूत सुविधाओं का अभाव। अनधिकृत बिजली कनेक्शन, खराब सड़कें और जल निकासी की कमी जीवन को कठिन बनाती है। यानी कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो अक्सर बिजली होती है ना, वो गलत कनेक्शंस होते हैं और सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम एकदम बेकार होता है। असुरक्षा और अपराध का खतरा। अत्यधिक भीड़, बेरोजगारी और गरीबी के कारण अपराध और असुरक्षा की भावना अधिक रहती है। यानी कि इसमें क्या होता है, क्राइम और डर का माहौल भी बना रहता है। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्राइम का जो खतरा होता है वो ज़्यादा रहता है, जिससे लोग हमेशा डर में रहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसर। गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, जिससे भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। यानी कि पढ़ाई और नौकरी की कमी भी हमें देखने को मिलती है। पैसों की कमी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इसलिए उनका जो फ्यूचर होता है वो धुंधला रह जाता है। अब इन सारे फैक्टर्स का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन क्वालिटीज पर क्या असर पड़ता है, वो देखते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव। अस्वच्छ वातावरण और पोषण की कमी लोगों को लगातार बीमार बनाती है। यानी कि खराब खाने और माहौल की वजह से लोग हमेशा बीमार रहते हैं। सेकंड, मानसिक तनाव और असुरक्षा। अस्थायी आवास, गरीबी, असुरक्षा मानसिक तनाव और चिंता को बढ़ाते हैं। मेंटल टेंशन हमें इसमें देखने को मिलती है। गरीबी और रहने की वजह से जो इनसिक्योरिटी इनको देखने की मिलती है, वहां से लोगों का स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। सामाजिक असमानता और गरीबी का चक्र। शिक्षा और अवसरों की कमी गरीबी को पीढ़ी पर दर पीढ़ी जारी रखती है। यानी कि सोशल इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, शहरों के जो अमीर इलाके होते हैं उसके मुकाबले यहाँ के लोग खुद को पिछड़ा हुआ समझते हैं, क्योंकि उनमें जो इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, इनको इतनी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की। अगला है बच्चों के विकास पर प्रभाव। अस्वस्थ वातावरण, शिक्षा की कमी बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास को प्रभावित करती है। सिंपल सी बात है, जब इन्हें जो है सर्टेन फ्रेंडेबल इन्वायरमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो उनकी फिजिकल हेल्थ भी इससे इम्पैक्ट होगी, प्लस मेंटल हेल्थ में इम्पैक्ट होगी। अगला है जीवन स्तर में गिरावट। मूलभूत सुविधाओं की कमी से जीवन स्तर में निम्न बना रहता है और सामाजिक सम्मान प्रभावित होता है। यानी इसमें क्या होता है, बिना सही न्यूट्रिशन और एजुकेशन के बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, प्लस इनकी जो लाइफ क्वालिटी होती है उसमें भी हमें भारी गिरावट देखने को मिलता है। निष्कर्ष क्या कह रहे हैं हमारा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों लोगों को आवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं उनके जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं, गरीबी तथा असमानता को बढ़ावा देती हैं। बेहतर शहरी नियोजन, सस्ती आवास योजनाएं और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता से उनकी जीवन स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। यानी कि कंक्लूजन ये कह रहा है कि स्लम्स में रहने वालों की जो लाइफ होती है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। अगर सरकारी सस्ती हाउसिंग स्कीम्स या के बेसिक फैसिलिटीज इन्हें प्रोवाइड कर दे तो उनकी लाइफ और भी ज़्यादा सुधर सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थान विशेष रूप से संबंधित होने के बावजूद ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। इस कथन का विश्लेषण करें और व्याख्या करें। सवाल क्या कह रहा है कि वैसे तो शोर किसी भी जगह हमें देखने को मिलता है, फैक्ट्री, सड़क, हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या बन गई। कैसे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो। इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण अवांछित अत्यधिक ध्वनि से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या है। यह मुख्यतः शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे स्थान विशेष से संबंधित माना जाता है। फिर भी आधुनिक जीवन शैली, परिवहन, तकनीकी विकास के कारण यह समस्या तेजी से फैलाकर गंभीर रूप ले चुकी है। यानी कि हमें नॉर्मल बात है, जो शोर है ना, वो कहीं भी देखने को मिल जाता है। चाहे हम घर की बात करें, सड़क की बात करें, पब्लिक एरिया की, प्राइवेट एरिया की, हर जगह हमें शोर देखने को मिल जाते हैं। उसके बावजूद भी, कॉमन होने के बावजूद भी, ये शोर जो है आज के टाइम पे एक गंभीर समस्या। सबसे पहले हम ये देखेंगे ध्वनि प्रदूषण स्थान विशेष से क्यों जुड़ा हुआ है। यानी कि हमें ये बताना है कि जो सिंपल है, हर जगह शोर एक जैसा नहीं होता है। शोर जहाँ वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ कुछ खास काम हो रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो शोर प्रदूषण है ना, वो हर इलाके से नहीं जुड़ा हुआ। पॉल्यूशन जो है वो कुछ स्पेसिफिक एरिया से जुड़ा हुआ है, जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, औद्योगिक क्षेत्र, मशीनों और कारखानों से अत्यधिक शोर। यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्रियों की मशीनों की जो गूंज होती है वो आवाज़। यातायात वाले क्षेत्र, या कि वाहन, हॉर्न, भीड़ का शोर। ट्रैफिक जोन्स वाले एरिया में गाड़ियों के हॉर्न हो गया, इंजन का शोर हो गया। निर्माण स्थल, ड्रिलिंग और भारी उपकरणों की आवाज़। यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हो गया, जहाँ पे खुदाई होती है, ड्रिलिंग की आवाज़ें जो होती है। हवाई अड्डों के आसपास, विमान उड़ान की लैंडिंग से ध्वनि। एयरपोर्ट्स, प्लेन उड़ने और उतरने का जो शोर होता है वो। घनी आबादी वाले बाजार, लाउड स्पीकर वाले और भीड़ का शोर। यानी कि मार्केट्स में भीड़ भाड़ होती है, लाउड स्पीकर जो चल रहे होते हैं उसका शोर।
इन्हीं सब जगहों का उदाहरण दिया गया है कि दिल्ली जैसे महानगरों में यातायात निर्माण कार्य ध्वनि प्रदूषण में प्रमुख स्रोत है। यानी कि दिल्ली जैसे जो महानगर है ना, वहाँ पे हमें ट्रैफिक जोन्स तो देखने को मिलते ही हैं, साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती है वो भी चल रही होती है, जिससे नॉइस पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण गंभीर समस्या क्यों बन गया, यानी कि शोर तो एक कॉमन चीज़ है, बट वो आज के टाइम पे इतना सीरियस कंसर्न क्यों बन गया वो हमें बताना है। सबसे पहला पॉइंट है शहरीकरण और यातायात वृद्धि। वाहनों की संख्या बढ़ने से लगातार हॉर्न और इंजन की आवाज़ें बढ़ी हैं, यानी कि शोर बढ़ रहे हैं, हर जगह गाड़ियों और ट्रैफिक बढ़ गया है। उद्योगीकरण, कारखाने और मशीनों का शोर आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करता है। मशीनीकरण की वजह से घर हो या ऑफिस, हर जगह जनरेटर और मशीनें जो है वो आ गई हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। अब इसके प्रभाव क्या हैं, यानी कि जो नुकसान होते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वो हमें बताना है। सबसे पहला है स्वास्थ्य पर प्रभाव। सुनने की क्षमता में कमी, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, नींद में बाधा, तनाव और मानसिक थकान। इसमें क्या होता है, हमारी हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। हमें सुनने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, सर दर्द होता है, हाई बीपी हो जाता है, नींद नहीं आती है। अगला है पर्यावरण पर प्रभाव। पक्षियों और वन्य जीवनों के व्यवहार में परिवर्तन, संचार और प्रजनन गतिविधियों में बाधा। यानी कि नेचर भी इससे इफेक्ट होता है। जो बेचारे पक्षी और जानवर होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, बिना बिहेवियर उनका जो होता है, इसका वॉइस पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, इनका बिहेवियर भी चेंज हो जाते हैं। अगला है जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव। लगातार शोर से एकाग्रता, कार्यक्षमता और मानसिक शांति प्रभावित होती है। यानी कि पीस, जो हमारी कंट्री का पीस होता है, वो भी इससे हमें जो है इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, काम में उसका मन नहीं करता है नॉइस पॉल्यूशन की वजह से। अब इस शोर पोल्यूशन के सॉल्यूशन क्या है, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण के उपाय क्या हैं। हॉर्न के अनावश्यक उपयोग पर रोक, यानी कि हमें बेवजह हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना, यानी कि जो फैक्ट्री होती हैं उनको हमें मेन शहर से दूर इस्टेब्लिश करना चाहिए। ध्वनि सीमा नियमों का पालन, जो हमारे फैक्ट्री के ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। हरित पट हरित पट्टियों, पेड़ पौधों का विकास, हमें क्या करना चाहिए, खूब सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे पेड़ को शोर जो है वो सोख लेते हैं। ठीक है। आगे है लाउड स्पीकर उपयोग पर समय सीमा। जो लाउड स्पीकर होता है उसको जो है कड़े नियम के साथ, टाइम लिमिट के साथ यूज करवाना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, यद्यपि ध्वनि प्रदूषण स्थान विशेष से संबंधित होता है, परंतु शहरीकरण, उद्योगीकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण यह व्यापक और गंभीर समस्या बन गया है। इसके नियंत्रण हेतु जन जागरूकता, कड़े नियम, सतत शहरी नियोजन आता अत्यंत आवश्यक हो चुका है। यानी कि कंक्लूजन क्या कह रहा है, शोर भले ही एक जगह से शुरू होता है, पर इसकी वजह से पूरी दुनिया की जो शांति होती है और सेहत होती है वो बिगड़ती रहती है। इसीलिए हमें इसे बेहतर प्लानिंग और जागरूकता के साथ यूज करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना यानी कि आईटीडीपी के अंतर्गत भरमौर जनजातीय क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करें, जिसमें कृषि, शिक्षा और आजीविका के अवसरों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाए। साथ ही क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और सतत विकास की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाए। तो देखो यहाँ पे हमें भरमौर जनजातीय क्षेत्र बोला गया। भरमौर जनजातीय क्षेत्र कौन सा है, हमारा हिमाचल प्रदेश। तो इसमें हमें क्या बताना है, हिमाचल प्रदेश एक बहुत ऊंचा और ठंडा पहाड़ी इलाका है, हमें भी पता है। ठीक है। यहाँ का जो जीवन है वो बहुत कठिन है, क्योंकि भारी बर्फबारी हमें देखने को मिलती है, रास्ते मुश्किल हैं और कमाई के साधन भी इसमें हमें कम देखने को मिलते हैं। इसीलिए सरकार ने यह काम जो है लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए आईटीडीपी योजना बनाई है, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है। परिचय क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारा भरमौर हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ दुर्गम पर्वतीय भू आकृति, कठोर जलवायु, सीमित परिवहन और आर्थिक संसाधनों की कमी में विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एकीकृत जनजातीय विकास योजना आईटीडीपी संचालित की जाती है, जिसका उद्देश्य असुनिश्चित जनजातियों का समग्र विकास करना है। यह योजना स्थानीय जलवायु, संस्कृति और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कृषि, शिक्षा और आजीविका के अवसर पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है। यानी कि हमें आईटीडीपी जी ने जो हिमाचल प्रदेश के भरमौर के चैलेंजेस देखे वो बताने हैं, प्लस इसके लिए क्या क्या उसने सॉल्यूशन के रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की वो बताने। अब ये देखो, जो सरकार ने आईटीडीपी लेके आई थी उसकी क्या प्लानिंग्स थी, क्या उसने क्या क्या डेवलपमेंट करना था। उसका 3 डेवलपमेंट करने थे उसने। एक तो एग्रीकल्चर में सुधार लेके आना था, एजुकेशन अच्छी करनी थी यहाँ की, प्लस जॉब्स भी लेके आनी थी, और जो लोगों का रहन सहन होता है, जीवन शैली होती है, उसको भी ठीक करना था। ठीक है। तो सबसे पहले कृषि में देखेंगे कि एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए उन्होंने क्या कहा था। एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए उन्होंने ये कहा था कि ठंडे क्षेत्रों में जो है जौ, आलू, राजमा, मटर ऐसी फसलें उगानी चाहिए, क्योंकि ठंडे एरिया में क्या होता है, ये सारी जो जो फसलें होती हैं वो ठंड को ज़्यादा सोख पाती हैं। प्लस इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, सेब, अखरोट, खुबानी जैसे फसलों की खेती करनी चाहिए। ठीक है। जिससे क्या होगा, और इसके साथ साथ भेड़ बकरी पालन भी करना चाहिए। इससे क्या होगा, कॉटन उन्हें देखने, ऊन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है।
आगे है मधुमक्खी का पालन करना चाहिए। फिर है जल संरक्षण करना चाहिए, यानी कि वाटर कंजर्व भी करना चाहिए। कैसे? वर्षा जल संचय, पहाड़ी झरनों का संरक्षण, इससे खाद्य सुरक्षा और आय दोनों बढ़ेगी। यानी कि क्या करना चाहिए? वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। जो पहाड़ों से में बारिश का पानी बचा होता है, उससे हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। फिर हम ये पानी खेतों में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि खेतों में पानी की कमी नहीं आएगी। अब हम देखते हैं एजुकेशन में क्या उन्होंने डेवलप किया था। सबसे पहला है दूसरे क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय। तो एजुकेशन में उन्होंने क्या किया था कि दूर के इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए जो आवासीय विद्यालय यानी कि हॉस्टल स्कूल्स चलाए थे, ठीक है। तो सबसे पहले एजुकेशन में क्या किया, जो दूर बच्चे रहते हैं और सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी कि वो स्कूल्स आ पाए, तो उनके लिए उन्होंने आवासीय विद्यालय यानी कि हॉस्टल्स चलाए थे। फिर उन्होंने डिजिटल शिक्षा का यूज़ किया, यानी कि स्मार्ट क्लास और इंटरनेट से पढ़ाई शुरू की बच्चों की, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया। आगे है कौशल विकास का, इन्होंने जो है स्किल्स डेवलप करवाई। लड़कियों और युवाओं में जो है स्किल्स ट्रेनिंग दी, जैसे कि सिलाई, टूरिज्म देना शुरू कर दिया, ताकि वो जो है खुद का काम शुरू कर सकें, ठीक है। अब आजीविका एवं रोजगार, यानी कि उन्होंने जो है जॉब्स कैसे प्रोवाइड किया और लाइवलीहुड उनका कैसे ठीक किया। सबसे पहले हस्तशिल्प एवं स्थानीय उत्पाद, लोकल प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ के बने हुए जो ऊनी कपड़े होते हैं और हस्तशिल्प के जो माल होते हैं उनके जरिए उन्होंने जो है बड़े बाजारों तक पहुंचाना शुरू कर दिया, ठीक है। उनके जो ऊनी वस्त्र होते हैं, हस्तशिल्प होते हैं, जो पारंपरिक कलाएं होती हैं, उनको बाजारों से जोड़ दिया। अगला है इको टूरिज्म एवं धार्मिक पर्यटन, यानी कि टूरिज्म इसमें देखने को मिला। ट्रैकिंग और होम स्टे को बढ़ावा दिया और जो लोकल लड़कों को गाइड की ट्रेनिंग देना इन्होंने शुरू कर दिया। अगला पॉइंट है परिवहन और स्वरोजगार, यानी कि उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया। गाड़ियां खरीदने के लिए सब्सिडी देना शुरू कर दिया और सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स भी लगाना शुरू कर दिया। अब इससे उन्होंने आईटीडीपी जो था, उसने इन्वायरमेंट को कैसे सेव रखा, सस्टेनेबल को कैसे जो है बढ़ावा दिया। इसमें इन्होंने क्या किया था, सतत विकास को कैसे बढ़ावा दिया, जंगलों को बचाना और सोलर लाइट जो होती है जैसे कि ग्रीन एनर्जी, इसका इस्तेमाल करने पर उन्होंने ज़्यादा मेन फोकस रखा, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र के लिए आईटीडीपी के अंतर्गत तैयार विकास योजना स्थानीय पर्यावरण, संस्कृति और संसाधनों के अनुरूप होनी चाहिए। जलवायु अनुकूल कृषि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और स्थानीय आजीविका अवसरों के विस्तार से क्षेत्र का सतत एवं समावेशी विकास संभव है। इस प्रकार एक समन्वय और सहभागी विकास मॉडल जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कंक्लूजन में आखिरी बात ये कही जा रही है कि अगर हम वहाँ के प्राइवेट और कल्चर का ध्यान रखते हैं, तो ये सब करेंगे, रखेंगे ना, तो उससे क्या होगा, जो भरमौर है ना, वहाँ के लोगों की लाइफ सच में बेहतर होती चली जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र के विकास के कारण वहाँ के भौतिक पर्यावरण का संरक्षण हुआ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 5 उपाय बताइए। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या कह सवाल क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है कि जो इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान में, उसके बारे में बताना है कि वहाँ कैसे उसके फ़ायदे हुए हैं, साथ साथ उससे क्या क्या नुकसान हुए हैं, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सब हमें बताना है। परिचय देखो, परिचय सबसे पहले क्या कह रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई और कृषि विकास हेतु शुरू की गई थी। इससे कृषि उत्पादन और बसावट में वृद्धि हुई, लेकिन अत्यधिक सिंचाई, जल भराव, मृदा लवणता और वनस्पति परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी सामने आए। इससे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए सतत उपाय आवश्यक है। यानी कि हमें क्या बताना है, राजस्थान के जो सूखे रेगिस्तान होते हैं ना, वहाँ पे पानी पहुंचाने और खेती के लिए इंदिरा गांधी नहर हमने शुरू किया गया था। लेकिन इससे फसलें तो अच्छी होने लगी, लेकिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पानी की वजह से क्या हुआ, पर्यावरण जो है उसको नुकसान होने लगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या पर्यावरण को प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ी। सबसे पहला जल भराव और मृदा लवणता, यानी कि वाटर लॉगिंग की इसमें जो है हमें प्रॉब्लम देखने को मिली। सैलिनिटी, ज़्यादा पानी की वजह से क्या हुआ, ज़मीन दलदली होने लगी और मिट्टी जो है वो सैलिनिटी हो गई, यानी कि उसमें हमें नमक का मात्रा ज़्यादा बढ़ गई। आगे क्या दिया हुआ है, भूमि संरक्षण और मरुस्थलीय का खतरा, प्राकृतिक मरुस्थलीय वनस्पति का श्रेय, भूजल स्तर में असंतुलन, जैव विविधता पर प्रभाव, यानी कि सोइल इरोजन भी हमें देखने को मिला। मिट्टी का कटाव होने लगा, दलदली मिट्टी हो गई, रेगिस्तान बढ़ने लगा और उसका बहुत ज़्यादा डर हो गया। आगे है ग्राउंड वाटर इम्बैलेंस भी हमें देखने को मिला, यानी कि ज़मीन के नीचे का जो पानी होता है ना, उसका जो बैलेंस होता है वो भी हमें बिगड़ता हुआ नजर आने लग गया। अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है वैज्ञानिक जल प्रबंधन, यानी कि स्मार्ट स्मार्ट वाटरिंग हमें करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी हमें लेना चाहिए। क्या है, आवश्यकता अनुसार नियंत्रित सिंचाई हमें करनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ड्रिप और स्प्रिंकलिंग सिंचाई तकनीक का उपयोग। हमें जो है ड्रिप और स्प्रिंकल जो वाले जो वो होते हैं ना, मेथड्स होते हैं सिंचाई करने का, वो इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि जो पानी की बर्बादी है वो ना हो सके और ज़मीन भी खराब ना हो, ठीक है। इससे जल प्रवाह और लवणता कम हो जाएगी।
आगे क्या है, उचित जल निकासी व्यवस्था, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, पानी निकालने का रास्ता अच्छा करना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम हमें अच्छा करना चाहिए। कैसे? जहाँ पानी भर जाता है ना, वहाँ से फालतू पानी निकाल के जो है गलियाँ और जो सिस्टम होता है वो हमें बनाने चाहिए, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, वनीकरण और शेल्टर बेड्स का विकास करना चाहिए। इस पॉइंट्स पे हमें ये बताया हुआ है कि हमें अफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, वनीकरण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, नहर के किनारे और खेतों के चारों तरफ जो है हमें पेड़ों की लाइन यानी कि शेल्टर बेल्ट्स लगा देने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये पेड़ जो है तेज हवाएं और जो होते हैं तेज हवाएं होंगी, जो मिट्टी का उड़ना होता है उसको रोकेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, लवण सहिष्णुता फसलों एवं फसल चक्र अपनाना, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, स्पेशल जो क्रॉप्स होती हैं उनका हमें जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। यानी कि इसमें क्या है, ऐसी फसलों को उगाना चाहिए जो कम पानी मांगती हैं, थोड़े नमक वाले पानी से जो है उग जाती है, जिससे क्या होगा, हमारे जो पानी वेस्ट जा रहा है वो यूज़ हो जाएगा। आगे है, फसल बदल बदल कर जो है हमें क्रॉप रोटेशन यूज़ करनी चाहिए, ताकि जो मिट्टी है उसकी ताकत बनी रहे, ठीक है। रोटेशन क्रॉप फार्मिंग हमें करनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, चराई नियंत्रण एवं प्राकृतिक वनस्पति संरक्षण, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, चराई पर भी कंट्रोल करना चाहिए। जानवरों को बहुत ज़्यादा नहीं चराना चाहिए, ज़्यादा चराने से हमें रोकना चाहिए, तो कि ताकि क्या होता है, वहाँ की जो घास होती है, जो झाड़ियाँ होती है, नेचुरल वेजिटेशन होती है, वो बची रहे, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक जल प्रबंधन, जल निकासी, वनीकरण, उपयुक्त कृषि पद्धतियां और प्राकृतिक वनस्पति संरक्षण जैसे उपाय अपनाकर प्राकृतिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। इससे क्षेत्र में दीर्घकालिक कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों संभव होंगे। यानी कि निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है कि नहर ने विकास तो किया है, पर अगर हम इसके पानी का जो है सही इस्तेमाल करेंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे, तो क्या होगा, जो काम पानी हमारा काम नहीं आ रहा है वो भी काम आने लग जाएगा, और जो ज़मीन खराब हो रही है वो ज़मीन खराब नहीं होगी। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उस संगठन का नाम लिखिए जो प्रतिवर्ष देशों के लिए मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। मानव विकास के 4 उपगमों की व्याख्या कीजिए। यानी कि हमें क्वेश्चन में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, और इसको जो प्रेजेंट करता है उसके बारे में हमें बताना है, प्लस मानव विकास के जो वो 4 उपगम होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं, वो हमें बताने हैं, ठीक है। परिचय देखो, सबसे पहले परिचय क्या कह रहे हैं, मानव विकास का अर्थ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और सम्मानजनक जीवन स्तर शामिल है। यह केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव क्षमताओं के विस्तार पर जोर देता है। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है, हर साल जो यूएनडीपी होता है ना, वो हमारी रिपोर्ट का तैयार करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो लोगों की लाइफ क्वालिटी होती है, जीवन की गुणवत्ता होती है, उसमें सुधार करना होता है, ठीक है। और ये जो जीवन की गुणवत्ता सुधार करना होता है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, वो हमारे इंक्लूड होते हैं, हमारी एजुकेशन, हमारा हेल्थ, हमारी इनकम और हमारा सोशलाइजेशन, ये सब इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या कह रहा है, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला संगठन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी रिपोर्ट कौन तैयार करता है, वो हमें बताना है। प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला संगठन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट तैयार करता है हर साल। यह रिपोर्ट देशों के मानव विकास स्तर को मानव विकास सूचकांक माध्यम से प्राप्ति है। यानी कि क्या करती है, ये जो क्या करती है, जो देश होते हैं ना, उनकी जो लोग होते हैं उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जरिए चेक करती हैं कि कौन सा देश कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इसके जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हम देखेंगे अप्रोचेस के बारे में। सबसे पहला है आय उपागम। इस उपागम के अनुसार मानव विकास का स्तर लोगों की आय व आर्थिक समृद्धि से मापा जाता है। अधिक आय से बेहतर जीवन स्तर संभव होता है। सीमा, केवल आय से जीवन की गुणवत्ता का सही आकलन नहीं हो सकता। यानी कि फर्स्ट अप्रोच क्या आती है इसकी, हमें इनकम देखनी होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये पुराना ख्याल है कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। लेकिन हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि सिर्फ पैसे से सारी डेवलपमेंट नहीं होती है, राइट। इसके अलावा बाकी उसकी और भी हमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी लाइफ में, तो सिर्फ पैसा ही नहीं होता सब कुछ। इसीलिए हमें जो है इसकी लिमिट्स देखने को मिलती हैं। दूसरा पॉइंट है कल्याण उपागम। यह दृष्टिकोण सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा पर जोर देता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों के कल्याण और जीवन स्तर में सुधार। यानी कि सेकंड पॉइंट है हमारा वेलफेयर अप्रोच। ये क्या होता है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसमें सारा फोकस गवर्नमेंट पर होता है। अगर सरकार अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटीज, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड दे रही है तो लोग खुश रहेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मूल आवश्यकताएं उपागम। यह उपागम जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देता है, जैसे भोजन, स्वच्छ जल, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा। यदि ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो जीवन स्तर बेहतर माना जाता है। यानी कि बेसिक नीड्स अप्रोच है ये, रोटी, कपड़ा, मकान जो होता है, ठीक है।
इसमें जो है 6 चीज़ों पर फ़ोकस होता है, यानी कि हमारा फूड, हमारी हेल्थ, हमारी एजुकेशन, हमारा घर, हमारे कपड़े, हमारी सैनिटाइज़ेशन। अगर ये बेसिक चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, क्षमता उपागम। यह इस दृष्टि को अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने विकसित किया है। यह इस बात पर जोर देता है कि लोगों को अपनी क्षमता विकसित करने और जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं व्यक्ति को बेहतर अवसर प्रदान करती हैं, यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच है ये, क्षमता उपागम, ठीक है? ये अप्रोच कौन सी है? कैपेबिलिटी, ये जो है अपनी काबिलियत पर चलती है। ये प्रूफ जो है ये हमें अमर्त्य सेन ने दिया था, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये कहता है कि लोगों को इतना काबिल बनाना चाहिए कि वो खुद अपनी लाइफ का जो है सही ऑप्शन चुन सके, आज़ादी से जीवन जी सके। निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो देशों की प्रगति को मानव विकास सूचकांक के माध्यम से मापती है। आय, कल्याण, मूल आवश्यकताएं और क्षमता उपागम मानव विकास को समझाने के विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इनमें क्षमता उपागम सबसे व्यापक माना जाता है, क्योंकि यह मानव की वास्तविक स्वतंत्रता और संभावनाओं के विस्तार पर बल देती है। यानी कि निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का रियल मतलब लोगों की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, ताकि वो अपनी पसंद की बेहतर जिंदगी जी सकें, ठीक है? अगला सवाल क्या कह रहा है, पार सिबेरियन रेलवे की विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, ट्रांस सिबेरियन रेलवे जो है उसके बारे में बता रहे हैं। परिचय देखो क्या कह रहे हैं, पार सिबेरियन रेलवे विश्व की सबसे लंबी रेलमार्ग प्रणाली है। यह रूस के पश्चिमी भाग को उसके सुदूर पूर्वी क्षेत्रों से जोड़ती है। इसका निर्माण मुख्यतः एशिया रूप के विकास, व्यापार विस्तार और सामग्रिक संपर्क को मजबूत करने के लिए किया गया था। परिचय क्या कह रहा है कि ये जो रेलवे लाइन है ना, ट्रांस सिबेरियन रेलवे, ये रेलवे लाइन रशिया की लाइफ लाइन है। इसका काम जो होता है रशिया के पश्चिम यानी कि वेस्टर्न हिस्से को दूसरे जो दूर दराज वाले इलाके होते हैं ईस्टर्न के, वहां से जोड़ना होता है। इसकी विशेषताएं क्या है, सबसे पहले विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन। यह रेलमार्ग लगभग 9,000 किलोमीटर से अधिक लंबा है और रूस के विशाल भूभाग को पार करता है, यानी कि इस दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, ठीक है? ये वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे सिस्टम है, जो लगभग 9,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, पश्चिम से पूर्व तक संपर्क। यह रेल मार्ग मॉस्को से शुरू होकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है, जिससे यूरोपीय रूस और एशिया रूस के बीच संपर्क स्थापित होता है। यानी कि रूट बता रहा है ये, मॉस्को वेस्ट से लेकर, मॉस्को जो हमारा वेस्ट में है, यहाँ से लेकर ये ईस्टर्न, जो ईस्टर्न का ये हमारा है व्लादिवोस्टोक, वहां तक जाती है। इससे यूरोपियन रशिया और एशियन रशिया आपस में जुड़ जाते हैं। अगला पॉइंट है विविध भौगोलिक क्षेत्रों से होकर गुजरना। यह रेलमार्ग विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों से गुजरती है। घने वन यानी कि टाइगा, घास के मैदान जो कि स्टेपी है, पर्वतीय क्षेत्र, ठंडे साइबर बाई क्षेत्र, यानी कि क्या करती है, अलग अलग नज़ारे इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जियोग्राफी इसमें देखने को मिलती है। ये ट्रेन जो है घने घने जंगल में, कहाँ पे, टाइगा और घास के मैदान यानी कि स्ट्रिप, पहाड़ और ठंडे साइबरी के से होकर गुजरती है, ठीक है? अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आर्थिक महत्व। खनिज, लकड़ी, कोयला और तेल जैसे संसाधनों का परिवहन औद्योगिक विकास को बढ़ावा, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। यानी कि इसका मतलब ये है पैसा और तरक्की इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में ये बता रहे हैं। इसके जरिए जो होता है ना, कोयला, तेल, लकड़ी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट इजीली हो पाता है, जिससे बिजनेस और इंडस्ट्री जो होते हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होता है। मार्ग। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कठोर जलवायु इंजीनियरिंग उपलब्धि। अत्यधिक ठंड, बर्फ और दलदली भूमि जैसे कठिन परिस्थितियों में इसका निर्माण एवं महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्ध है। यानी कि जबरदस्त इंजीनियरिंग हमें इसमें देखने को मिलती है। इतनी ठंड, इतनी बर्फ, इतने दलदल यानी कि जो स्वैम्पी लैंड होती है, में इसका बनना और इसकी इतनी चमकदारी से कमी इसकी कोई भी नहीं हमें देखने को मिलती, ठीक है? निष्कर्ष क्या कह रहा है, पार साइबेरियन रेलवे रूस की जीवन रेखा के समान है। यह देश के विशाल क्षेत्रों को जोड़ना, आर्थिक संसाधनों के उपयोग, व्यापार विस्तार और सामरिक मजबूत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके कारण साइबेरियन क्षेत्र का विकास संभव हुआ और अंतर महाद्वीपीय संपर्क को बढ़ावा मिला। सिंपल वर्ड्स में निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सिर्फ एक पटरी नहीं है ये, बल्कि रशिया का एक जो है, एक तो सुरक्षित और ताकतवरी तरक्की वाला रास्ता ये हमें देखने को मिलती है। इसका बिना जो सिबेरिया है ना, उसका जो डेवलपमेंट है वो होना नामुमकिन था। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, पार कैनेडियन रेलवे की विशेषताएं बताइए। अब हमने ऊपर ट्रांस सिबेरियन के बारे में बताया था, अब ट्रांस कैनेडियन रेलवे के बारे में हमें बताना। परिचय क्या कह रहा है, पार कैनेडियन रेलवे कनाडा का प्रमुख महाद्वीप रेल मार्ग है, जो देश के पूर्व और पश्चिम भागों को जोड़ता है। इसका निर्माण राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने, संसाधनों के विकास और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य किया गया था। यानी कि ये कनाडा का सबसे बड़ा रेलवे रास्ता है, जो देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ता है। एक कोना कौन सा, ईस्ट, दूसरा हमारा वेस्ट कोने को आपस में जोड़ता है। इसका मेन मकसद देश को जो है एकजुट करना था और व्यापार बढ़ाना था।
अब इसकी प्रमुख खास बातें क्या हैं, विशेषताएं, मेन फीचर्स देखते हैं। पूर्व से पश्चिम तक संपर्क। यह रेल मार्ग हमें क्या करता है, हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक विस्तृत करता है, जिससे कनाडा के दोनों तटीय क्षेत्रों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होता है। यानी कि ये बता रहे कि पूरा कनाडा कवर करता है ये रेलवे लाइन क्या करती है, हमें हॉलीफैक्स जो कि हमारे अटलांटिक ओशियन साइड में है वहां से लेकर ये वैंकूवर तक हमें कवर करती है, जो कि हमें पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलता है, वहां तक हमें लेके जाती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, विशाल भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ना। रेल मार्ग कनाडा के विविध प्राकृतिक क्षेत्रों से होकर गुजरती है। अपलाचियन क्षेत्र, प्रेरी धार भूमि, रॉकी पर्वत, शंकुधारी वन क्षेत्र, यानी कि हमें जो है इसमें हर तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये रास्ता अलग अलग इलाकों से गुजरता है, जैसे कि अपलाइंशीज हो गया, बड़े घास वाले मैदान पेरिसेस हो गया, रॉकी माउंटेन्स हो गया और घने जंगल यहाँ से हमें देखने को मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं, कृषि एवं संसाधन परिवहन में महत्वपूर्ण। प्रेरी क्षेत्रों से गेहूं और अन्य कृषि उत्पादों का परिवहन, लकड़ी, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की ढुलाई, बंदरगाह और निर्यातों को सुगम बनाता है। यानी कि खेती और फैक्ट्री के लिए ये बेस्ट है। इसके जरिए जो पेरीज के इलाके होते हैं ना, गेहूं गेहूं जो है, लकड़ी, मिनरल्स को पोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ताकि वो बाहर बेचने में ईजी रहे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या, राष्ट्रीय एकता और बसावट को बढ़ावा। इसमें हमें ये बताया गया कि इसे जो है कनाडा के दूर दूर के इलाकों को जोड़ा है, जिससे सिटीज में जो है हमें यूनिटी देखने को मिली है। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, व्यापार और आर्थिक विकास में योगदान, यानी कि बिजनेस बूस्ट हुए हैं। ये देश के अंदर का व्यापार और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों को बढ़ावा देता है। कठिन भौतिक परिस्थितियों में निर्माण, यानी कि हमें सुपर इंजीनियरिंग इसमें देखने को मिलती है कि भारी ठंड और रॉकी माउंटेन्स होने के बावजूद भी जो है इसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। अब देखो निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, पार कैनेडियन रेलवे कनाडा का आर्थिक जीवन रेखा और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह कृषि, संसाधन, परिवहन, व्यापार और बसावट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश के विशाल भूभाग को एकीकृत करने में सहायक है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि जो ट्रांस कैनेडियन रेलवे है सिर्फ एक ट्रेन ट्रैक नहीं है, ये कनाडा की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। ये खेती, रिसोर्सेज और नेशनल यूनिटी को एक साथ बढ़ाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व में रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। यानी कि हमें क्वेश्चन में जो है रोपण कृषि जो होती है उसकी क्वालिटीज के बारे में बताना है। रोपण कृषि होती है हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। परिचय देखो क्या कह रहा है, रोपण कृषि एक व्यावसायिक कृषि प्रणाली है जिसमें बड़े खेतों पर एक ही नगद फसल का उत्पादन निर्यात के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रणाली मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित हुई, जहां जलवायु, मिट्टी और श्रम उपलब्धता अनुकूल है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो रोपण कृषि होती है ना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, ये कोई नॉर्मल खेती नहीं होती है। इसमें जो है ये व्यावसायिक कृषि प्रणाली होती है, यानी कि कमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए ये यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं जहाँ सिर्फ एक टाइप की ही कैश क्रॉप उगाई जाती है, यानी कि जिसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, ये सब उगाई जाती है ताकि उसे बाहर के देशों में बेचा जा सके। अब इसकी विशेषताएं क्या है, सबसे पहले विशाल खेत और एकल फसल उत्पादन, यानी कि इसमें बड़े खेत होते हैं और सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। इसमें बहुत बड़े बड़े बगान जो होते हैं ना वो लगाए जाते हैं, पूरे एरिया में सिर्फ एक ही टाइप की जो है फसल उगाई जाती है। उदाहरण के तौर पे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, कोको और केला, ये सारे उगाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है उष्णकटिबंधीय जलवायु पर निर्भर, यानी कि ये क्या करते हैं, गर्मी और बारिश पर की बहुत ज़्यादा इसमें डिमांड होती है, यानी कि गर्मी पे और बारिश पे ये ज़्यादा डिपेंड करती है। ये ज़्यादातर क्या करते हैं, ट्रॉपिकल, यानी कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और ह्यूमिड इन्वायरमेंट जो होता है ना उसमें उगाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जहाँ पे खूब धूप हमें देखने को मिलती है, बारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पे उगाई जाती है। उदाहरण हो गया ब्राज़ील में कॉफ़ी, श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबड़ उगाई जाती है। अगला पॉइंट है हमारा पूंजी एवं तकनीक प्रधान कृषि। रोपण कृषि में मशीनें, उर्वरकों, प्रसंस्करण इकाइयों और परिवहन सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। इससे प्रारंभिक निवेश अधिक होता है, यानी कि पैसा और टेक्नोलॉजी इसमें हमें देखने को मिलता है। पैसा और टेक्नोलॉजी कैसे देखने को मिलता है, इसमें शुरुआत में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन बाद में बड़ी बड़ी मशीनें जब लग जाती है तो ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, श्रम प्रधान प्रणाली। हालांकि यह पूंजी आधारित है, फिर भी रोपण कृषि में बड़ी बड़ी संख्या में श्रमिक की आवश्यकता होती है, विशेषकर रोपण के लिए, कटाई के लिए और प्रसंस्करण के लिए। यानी कि इसमें जो है मेहनत का काम बहुत ज़्यादा लगता है। भले ही इसमें पैसा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए, पर काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की, लेबर की भी इसमें ज़रूरत होती है, खास करके फसल की कटाई के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, निर्यात उन्मुक्त उत्पादन, यानी कि इसमें जो है इनफ हमें प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। आगे क्या कह रहे हैं, प्रसंस्करण इकाइयों की निकटता, यानी कि हमें क्या है इसमें देखने को मिलता है, फसल की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु प्रसंस्करण कारखाने खेतों के निकट स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण चाय बागानों के पास चाय प्रसंस्करण का इकाइयाँ, यानी कि हमें फैक्ट्रीज में पास में ही देखने को मिल जाती है। फसल की क्वालिटी खराब ना हो इसलिए खेत के पास ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी जाती है, यानी कि फैक्ट्रीज लगा दी जाती हैं। आगे क्या है, औपनिवेशिक प्रभाव। रोपण कृषि का विकास औपनिवेशिक काल में यूरोपीय शक्तियों द्वारा किया गया था ताकि वे कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें, यानी कि इसमें जो है बाहर भेजने का भी हमें प्रोग्राम देखने को मिलता है।
अब देखो लाभ इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, विदेशी मुद्रा अर्जन यानी कि विदेशी पैसा जो होता है फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आती है, रोजगार सर्जन एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है, बुनियादी ढांचे के विकास यानी कि रोड और ट्रांसपोर्ट का विकास इसमें होता है। हानियाँ क्या देखने को मिलती है हमें यानी कि नुकसान क्या देखने को मिलते हैं, अकल फसल पर निर्भरता का जोखिम यानी कि सिर्फ एक ही फसल पर हम डिपेंड रहने का रिस्क इसमें लेना पड़ता है। मिट्टी की उर्वरकता की कमी, इसमें क्या होता है मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, ताकत होती है, वो कम हो जाती है। श्रमिक शोषण की संभावना यानी कि मजदूरों का जो शोषण होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसका भी डर रहता है। निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, रोपण कृषि एक व्यावसायिक और निर्यात उन्मुख कृषि प्रणाली है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित हुई। यह आर्थिक विकास में योगदान देती है, लेकिन पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों के ध्यान में रखते हुए सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है। यानी कि ये क्या कह रही है, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना, रोपण कृषि, पैसा कमाने के लिए तो बेस्ट है, लेकिन हमें इसमें जो है मिट्टी इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि वो जो है खेत हमेशा हमारे चलते रहे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय पतन निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, इस कथन की पुष्टि करनी है। यानी कि क्वेश्चन में हमें ये बताने कि इंडिपेंडेंस के बाद से ही भारतीय पतन जो है, इंडियन पोर्ट्स जो है वो काफी ग्रोथ कर रहे हैं, इसको हमें बताना है। परिचय देखो, परिचय क्या कह रहा है, पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास के प्रमुख द्वार है। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में सीमित पतन सुविधाएं थी, परंतु बढ़ते विदेशी व्यापार, उद्योगीकरण और वैश्वीकरण के कारण भारतीय पतनों का तीव्र विकास हुआ। यानी कि क्या कह रहे हैं, 1947 के बाद से ही आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ है कि हमें इंडियन पोर्ट्स की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन आया और हमारा ट्रेड बढ़ा है, उसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन पोर्ट्स में भी रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिली। अब स्वतंत्रता के बाद वृद्धि में पतन कैसे वृद्धि हमें देखने को मिलती है वो देखो। सबसे पहले पतनों की संख्या और क्षमता में वृद्धि, यानी कि हमें नंबर्स में जो है वो देखने को मिलते हैं, वृद्धि देखने को मिलती है। आज़ादी के टाइम जो गिने चुने पोर्ट्स थे जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पर आज बड़े मेजर और छोटे माइनर दोनों पोर्ट्स हमें भरमार में देखने को मिलते हैं। नए पोर्ट्स की अगर हम बात करें जैसे कि कांडला, जो कि हमारा दीनदयाल पोर्ट है, ने जो है ट्रेडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, ठीक है। तो हमारे प्रमुख पतन कौन से, मुंबई बंदरगाह हो गया, कोलकाता वाला गया, चेन्नई बंदरगाह हो गया, ठीक है। और जो नया पोर्ट है मैंने आपको बताया कांडला पोर्ट, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आधुनिक सुविधाओं का विकास, यानी कि एकदम मॉडर्न फैसिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं। अब पोर्ट पर जो है हमें पुराना हिसाब किताब नहीं चलता, अब वहाँ जो है कंटेनर्स टर्मिनल्स होते हैं, गहरे पानी के पोर्ट्स होते हैं, आईटी बेस्ड लॉजिस्टिकल सिस्टम्स हमें देखने को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है ना, आज इंडिया के सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, विदेशी व्यापार में वृद्धि हमें देखने को मिलती है, यानी कि फॉरेन ट्रेड में भी हमें जंप देखने को मिलता है, एकदम से इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। कैसे, पोर्ट की वजह से पेट्रोल, मशीनरी, कोयला और कपड़ों का इंपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा तेजी से होने लग गया है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा इसमें देखने को मिलता है, यानी कि नौकरी और इंडस्ट्रीज इसमें इतनी ज़्यादा आ गई कि हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो गई है, ठीक है। तटीय सी शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का विकास, यानी कि हमें जो है सस्ता और अच्छा ट्रांसपोर्ट इसमें देखने को मिलता है। आगे है वैश्वीकरण और कंटेनरीकरण का प्रभाव, यानी कि हमें जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड इसमें देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, आज हमारे पोर्ट्स जो है दुनिया भर में टॉप पोर्ट्स में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, ठीक। अब निष्कर्ष क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन का, स्वतंत्रता के बाद भारतीय पतन में संख्या, क्षमता, तकनीकी और व्यापारिक गतिविधियों के स्तर पर निरंतर वृद्धि हुई है। आधुनिक सुविधाओं, बढ़ते विदेशी व्यापार, औद्योगिक विकास के कारण पतन भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य है कि भारतीय पतन निरंतर विकास की अग्रसर है। यानी कि आज़ादी के बाद से हमारी पोर्ट्स ने जो है सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और स्पीड में भी ज़बरदस्त तरक्की की है, जो हमारी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब बूस्टअप हो चुकी है इन पोर्ट्स की वजह से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सौर ऊर्जा का उदाहरण देकर ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के लाभों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है उसके बारे में हमें बताना है कि उसके जो सोर्सेज होते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो बताने हैं। परिचय देखो क्या कह रहे हैं, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत वे स्रोत हैं जो नवीकरणीय, पर्यावरण अनुकूल और दीर्घकाल तक उपलब्ध रहते हैं, जैसे सौर, पवन, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। जीवाश्म ईंधनों की क्षमता, सीमित उपलब्धता और प्रदूषण की समस्या के कारण इन स्रोतों का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि जो पुराने तरीके होते हैं ना, कोयले के या पेट्रोल और धुएं जो फैलता है उनसे, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि खत्म होते जा रहे हैं पुराने तरीके। इसलिए अब जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है ना हमारे, जैसे कि सूरज, हवा, पानी, इन सब पर हम जो है डिपेंड होते जा रहे हैं, ठीक है, जो कि कभी खत्म नहीं होंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं भारत में जो सौर एनर्जी है उसका उदाहरण, यानी कि इंडिया में जो सोलर एनर्जी है उसका क्या सीन है। भारत में सौर ऊर्जा का उदाहरण, यानी कि हमें जो है इसमें इंडिया में सोलर एनर्जी के सीन के बारे में बताने हैं। तो देखो, जैसे कि आपको पता है इंडिया में सोलर पावर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राइट। और बड़े सोलर पार्क हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजस्थान में जो है हमें भाडला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन चुका है। ऐसे ही पावगढ़ा सोलर पार्क भी है एक। ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो दिखाता है कि इंडिया क्लीन एनर्जी की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है।
अगला क्या कह रहा है, ऊर्जा के अपरंपरागत सोर्सों के लाभ। यानी कि हमें बताना है इन सोर्सेज के जो ज़बरदस्त बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं वो बताना है। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, नवीकरणीय एवं असीमित स्रोत। सौर ऊर्जा सूर्य से निरंतर प्राप्त होती है, इसके अलावा समाप्त होने का खतरा नहीं है, यानी कि कभी खत्म हो नहीं होते ये। सोलर एनर्जी से हमें सूरज जो है उससे सोलर एनर्जी हमें सूरज से मिलती है, राइट। इसके लिए जो है ये रिन्यूएबल और अनलिमिटेड हमें देखने को मिलती है। पर्यावरण अनुकूल, इस स्रोत से इसका मतलब ये है पर्यावरण अनुकूल जो है इसमें नेचर फ्रेंडली है ये। इनसे पॉल्यूशन नहीं होता और ना ही कोई ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगला है ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि, यानी कि पैसा वसूल। इसमें जो है हमें हमारी जो एनर्जी होती है ना वो भी वेस्ट नहीं होती है। दूसरे क्षेत्रों के लिए उपयोगी, यानी कि दूर दराज के गांव के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कैसे? जहाँ बिजली का तार पहुंचना मुश्किल है ना, वहाँ सोलर पैनल्स आराम से बिजली मिल सकती है। दीर्घकाल में लागत प्रभावी, यानी कि हमें क्या है, नौकरियां इसमें देखने को मिल जाती है, इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। अगला है विकेंद्रीकरण ऊर्जा उत्पाद, यानी कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी इसमें देखने को मिलती है कि हमें दूसरे देशों से जो है पेट्रोल तेल मंगवाने पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा जैसे अपरांगत सोर्स स्वच्छ नवीकरण और सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाडला सोलर पार्क जैसी परियोजनाएं भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत को विस्तार आवश्यक है। यानी कि हमें ये बताया कि जो सोलर और विंड एनर्जी होती है ना, सोलर और विंड एनर्जी जैसे सोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, मानव विकास के मुख्य उद्देश्य के लिए विकल्पों की स्वतंत्रता पर बल देने वाले अर्थशास्त्री के नाम बताइए। मानव विकास के 4 स्तंभों की व्याख्या कीजिए। यानी कि हमें क्या बताना है, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो 4 पिलर्स हैं उसके बारे में एक आसान एक्सप्लेनेशन देनी है। परिचय देखो, परिचय क्या कह रहा है, मानव विकास का अर्थ केवल आयु वृद्धि नहीं बल्कि लोगों को बेहतर जीवन देने का अवसर प्रदान करना है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानजनक जीवन स्तर और निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता होती है वो शामिल होती है। यानी कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, इकोनॉमिक्स हमारे अमर्त्य सेन, इसने ये कहा था कि असली डेवलपमेंट तब होती है जब लोगों के पास चॉइसेस होती हैं और अपनी काबिलियत बढ़ाने का मौका होता है। उन्होंने ही जो है हमें कैपेबिलिटी अप्रोच दिया था, उसी के बारे में हमें बताना है, ठीक है। अब देखो मानव विकास के 4 स्तंभ क्यों से आते हैं, इनके जो पिलर हमने देखे थे ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर वो हमें बताने हैं। सबसे पहला पिलर है समानता का, यानी कि इक्वालिटी का। इसका मतलब है कि हर किसी को, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी घर से हो, एजुकेशन और हेल्थ का जो है बराबर मौका मिलना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है स्थिरता, यानी कि सस्टेनेबिलिटी। हमें रिसोर्सेज जैसे पानी, जमीन, इन सब का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए कि आज की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स होती हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत बच जाए, ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। आगे है उत्पादकता। उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है लोगों को इतना काबिल बनाना है कि वो देश के काम आ सके। अच्छी ट्रेनिंग और एजुकेशन से लोगों को काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ानी है और ज़्यादा काम करने पाने की क्षमता इंक्रीज करनी है। सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट। इसका मतलब है कि लोगों को ताकत देना ताकि वो अपनी लाइफ के फैसले, जो डिसीजंस होते हैं वो खुद ले सके। जब लोगों के पास आज़ादी और हक होंगे तब वो आसानी से जो है सब डेवलपमेंट कर पाएंगे। निष्कर्ष में कहा जा रहा है, अमर्त्य सेन ने मानव विकास को विकल्पों की स्वतंत्रता और क्षमताओं के विस्तार से जोड़ा। समानता, स्थिरता, उत्पादकता और सशक्तिकरण मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो समाज में समावेशी और सतत विकास को सुनिश्चित करते हैं। यानी कि अमर्त्य सेन के मुताबिक ये चारों पिलर्स मिलकर एक ऐसे समाज बनाते हैं जहाँ सबका विकास होता है और सबको बराबर इज्जत मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम लिखिए। इसके प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि एक ऐसी कैनाल बतानी है जो हमें भूमध्य सागर है ना, हमारा मेडिटेरियन सी, जो हमारा भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, और हमारा लाल सागर रेड सी है, इन सबको जोड़ती है। तो वो हमारी कौन सी कैनाल है बच्चों? वो है हमारी स्यूज कैनाल, ठीक है। इसके बारे में हमें बताना है कि इसकी विशेषताएं बतानी। तो डायरेक्ट हम विशेषताएं देखते हैं। नाम मैंने आपको बता दिया, इसको जोड़ने वाली जो कैनाल है कौन सी, वो स्वेज कैनाल है, ठीक है। अब विशेषताओं की ओर देखते हैं, विशेषताएं क्या है। विशेषताएं देखो, सबसे पहली विशेषता भूगोलिक स्थिति और मार्ग, यानी कि लोकेशन। ये इजिप्ट के जो है इस्टम्यूज ऑफ सीयूज के से होकर गुजरती है। दूसरा समुद्र तल नहर, यानी कि लोकल फ्री सिस्टम इसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी ताले नहीं है क्योंकि दोनों समुद्रों को जो है पानी लेवल बराबरी पर होता है। इससे जहाज जब बिना रुके चल पाता है। दूरी और समय की बचत, यानी कि टाइम और पैसा वसूल इसमें हमें देखने को मिलता है। इसके बिना जो है जहाजों को पूरा अफ्रीका घुमा कर जो है हम जाना पड़ता है। अब नज़ारे जो है किलोमीटर और दिनों तक जो टाइम होता है वो बच जाते हैं हमारा। वैश्विक व्यापार में महत्व, ग्लोबल ट्रेड का इसमें हब हुआ है। यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादातर जो तेल होता है ना, गैस होती है, मशीनरी होती है, उसके सप्लाई भी हमारा जो है वो ईजी हो गया।
अगला है सामरिक और आर्थिक महत्व, यानी कि ग्लोबल ट्रेड का हब तो ये हो ही गया है। इसमें जो है हमें आधुनिकीकरण भी देखने को मिलता है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन भी देखने को मिलता है। वक्त के साथ जो है इसे चौड़ा और चौड़ा इसको कर दिया गया है, गहरा कर दिया गया है, ताकि बड़े कंटेनर्स और शिप्स जो हैं वो आराम से निकल जाएं। तो ये थे हमारे सीयूज जो सीज कैनाल है उसके बेनिफिट, जो हमारी मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में जोड़ती है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, निष्कर्ष देखो। निष्कर्ष है, स्वेज नहर विश्व व्यापार की जीवन रेखा है। यह समुद्र दूरी कम करने और समय लागत बचत तथा वैश्विक आर्थिक संपर्क को मजबूत बनाती है। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक तेज, सस्ता और सुगम हुआ है। यानी कि जो स्यूज कैनाल है ना, वो इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफ लाइन है। इसने दुनिया भर के जो बिजनेस होते हैं उनको फास्ट और सस्ता और आसान बना दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मुंबई समुद्री पतन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि हमें मुंबई पोर्ट जो है इंडिया का एक गेटवे कहलाता है, उसकी जो विशेषता है वो हमें बतानी है। परिचय में हम क्या कहेंगे कि मुंबई जो पोर्ट है ना, वो इंडिया के सबसे पुराने और इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स में से एक है। ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट पर है और हमारे देश के विदेशी व्यापार का इसकी जान है, ये विदेशी व्यापार की। ठीक है, विशेषताएं देखते हैं क्या है। विशेषताएं देखो, सबसे पहले विशेषता है प्राकृतिक गहरा बंदरगाह, यानी कि ये नेचुरल और गहरा पोर्ट है। ये कुदरती यानी कि नेचुरल पोर्ट है। इसका जो पानी होता है वो काफ़ी गहरा है, इसके लिए बड़े बड़े जहाज जो बिग शिप्स होती हैं यहाँ आराम से रुक जाती हैं। सामरिक और भौगोलिक स्थिति, यानी कि लोकेशन का फायदा भी है। अरेबियन सी का जो तट है पर होने की वजह से ये यूरोप, अफ्रीका, वेस्ट एशिया से ट्रेड करने के लिए बेस्ट जगह है। व्यापारिक महत्व, यानी कि बिजनेस का हब है। यहाँ से हर तरह के सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कॉटन, कपड़े, टेक्सटाइल, मशीनरी और खाने वाला तेल। ठीक है, आगे है उत्कृष्ट परिवहन संपर्क, यानी कि कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी इसमें देखने को मिलती है हमें। आधुनिक सुविधाएं, जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ, जो कंटेनर्स टर्मिनल्स होते हैं, बड़ी गोडाउंस जैसे कि वेयर हाउस, और मशीन से जो लोडिंग और अनलोडिंग करने की जो सारी मॉडर्न सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अगला है सहायक बंदरगाह का विकास, या कि ये क्या करता है, हेल्पिंग पोर्ट है एक तरीके से। मुंबई पोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए उसके पास ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया, ताकि इसका जो काम है वो थोड़ा कम हो सके। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि मुंबई समुद्री पतन भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के समान है। इसके प्राकृतिक संरचना, अनुकूल स्थिति और आधुनिक सुविधा इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बनाती हैं। ठीक है, यानी कि मुंबई पोर्ट इंडिया की इकोनॉमी की एक लाइफ लाइन है। अपने नेचुरल बनावट और मॉडर्न फैसिलिटी की वजह से ये आज भी इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़ा सेंटर पोर्ट बना हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, लक्ष्य नेत्र नियोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विकास के लिए लक्ष्य क्षेत्र नियोजन की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। यानी कि हमें ये बताना है कि जो टारगेट एरिया प्लानिंग होती है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसका मतलब क्या होता है वो बताना है। देखो, इंट्रोडक्शन में हम क्या कहेंगे, परिचय में हम लोग लिखेंगे कि जो हर जगह एक ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती, हर जगह के अकॉर्डिंग जो है हम सेम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, राइट। कुछ इलाके पहाड़ी होते हैं, कुछ रेगिस्तान होते हैं, कुछ गरीबी की वजह से पिछड़ जाते हैं। उन स्पेसिफिक इलाकों को ध्यान में रखकर जो स्पेशल प्लान्स बनाए जाते हैं उन्हें ही हम टारगेट एरिया प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखो, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन का अर्थ क्या होता है, यानी कि टारगेट एरिया प्लानिंग का असली मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि किसी खास एरिया की जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि पानी की कमी हो गया, रास्ता ना होना, इन सबको समझकर वहाँ के लिए अलग से विकास प्रोग्राम चलाना ही लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने फर्स्ट दिया है हमें ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, जहाँ बारिश कम होती है वो वाले प्रोग्राम। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेगिस्तानी इलाकों के लिए। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि आदिवासी इलाकों के विकास के लिए। ठीक है, अब इनकी आवश्यकताएं क्या थी, इस प्लानिंग की जो मेन बेनिफिट्स थी वो देखते हैं। सबसे पहला, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, रीजनल इक्वालिटी को बढ़ाना इसमें था, ताकि अमीर और पिछड़े इलाकों के बीच जो फर्क होता है वो कम हो सके। प्राकृतिक समस्याओं का समाधान, लोकल प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो इसमें निकालना था। सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, पहाड़ी जो रास्ते होते हैं उनकी मुश्किलों को एक स्पेशल स्ट्रेटेजी से ठीक करना था इनका मेन मकसद। संसाधनों की उचित उपयोग, रिसोर्सेज का सही यूज़ करवाना इसका मेन टारगेट था, कि वहाँ कुछ भी अवेलेबल है ना लोकल रिसोर्सेज, उसका बेस्ट यूज़ करना। आगे, गरीबी और बेरोजगारी में कमी, स्थानीय स्तर पर बेरोजगार सर्जन से अधिक स्तर में सुधार। यानी कि इसमें क्या हुआ था, गरीबी हटानी थी, लोकल लेवल पर नौकरियां देना था, ताकि लोगों की हालत सुधर सके। प्राइवेट संरक्षण और सतत विकास, इन्वायरमेंट का इसमें ध्यान रखना था, नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना था। निष्कर्ष क्या कह रहा है इसमें, निष्कर्ष ये कह रहा है, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास का प्रभावी साधन है। यह स्थानीय संसाधनों के उपयोग, सामाजिक न्याय और सतत विकास को बढ़ावा देकर समावेशी विकास को सुनिश्चित करता है। यानी कि टारगेट एरिया प्लानिंग जो है पिछड़े इलाकों की कीमत बदलने का जरिया था। ठीक है, इससे न सिर्फ इनइक्वालिटी कम होती है बल्कि सबको बराबरी तरक्की मिलने का जो मौका होता है वो मिलता है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रादेशिक नियोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, रीजनल प्लानिंग के बारे में बताना है। आईटीडीपी जो प्रोजेक्ट था उसके जो वो थे रिजल्ट थे उसके बारे में हमें बताना है। अभी हमने ऊपर आईडीटीपी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स निकाली थी और उनके क्या क्या रिकमेंडेशन सोल्यूशन। परिचय देखो, परिचय में हम लोग क्या लिखेंगे कि एक देश या राज्य के हर हिस्से में डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता, राइट। कहीं बहुत तरक्की होती है तो कहीं लोग जो है पिछड़ जाते हैं। इस रीजनल इनइक्वालिटी यानी कि इस क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसे रीजनल प्लानिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रादेशिक परियोजना कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा था रीजनल प्लानिंग जो था प्रादेशिक नियोजन, इसका अर्थ क्या होता है वो हमने समझा। अब इसके मेन बेनिफिट्स देखते हैं। इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य इसका पहला था क्षेत्रीय समानताओं को कम करना यानी कि इनइक्वालिटी को कम करना था। संसाधनों का संतुलित करना यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनका बैलेंस बना के रखना। और आगे है आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, सोशल प्लस इकोनॉमिक विकास को बढ़ावा देना, सतत विकास को सुनिश्चित करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाएं, आईटीडीपी के जो परिणाम थे वो देखते हैं। आईटीडीपी के जो परिणाम थे वो देखो। भरमौर क्या है, भरमौर कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश का एक चंबा से थोड़ा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये एक पिछड़ा ट्राइबल एरिया था जहाँ जो है गड्डी ट्राइब रहती थी। वहाँ की मुश्किल ज़मीन, वहाँ की जो ज़मीन होती थी वो बहुत ही मुश्किल थी। ठंड की वजह से डेवलपमेंट बहुत ही स्लो हो गया था। फिर भी वहाँ की जो इंटीग्रेटेड ये जो थी ना, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया गया था। अब इसने जो भी परिणाम थे, इसके जो रिजल्ट्स थे वो हम देखते हैं कि इसके जो रिजल्ट्स क्या निकले। सबसे पहला रिजल्ट क्या हुआ, कृषि एवं पशुपालन में सुधार, यानी कि हमें खेती में सुधार देखने को मिला। अच्छे बीज और इरिगेशन मिलने से फसल जो है वो पशुपालन भी अच्छा हो गया और फसल भी हमारी अच्छी हो गई। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, शिक्षा का विस्तार हुआ, एजुकेशन जो है एकदम से अच्छी हो गई। नए स्कूल्स खोले और स्कॉलरशिप्स मिलने से जो है लिटरेसी रेट जो है इंक्रीज हो गया। स्वास्थ्य सेवा में सुधार, हेल्थ फैसिलिटीज हमें देखने को मिली, गांव गांव तक डिस्पेंसरीज हो गया, वैक्सीनेशन पहुंची। परिवहन एवं संचार विकास हुआ, रोड्स और कनेक्टिविटी हमें देखने को मिली। आजीविका के नए अवसर, नए रोजगार इसमें देखने को मिले, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म जो है, इससे इन लोगों की इनकम बढ़ने लगी। इतने सारे अच्छे बेनिफिट्स मिलने के बावजूद भी कुछ चैलेंजेस थे, जैसे कि पारंपरिक संस्कृति का प्रभाव हमें देखने को मिला। पुराना कल्चर चलता हुआ था। मॉडर्नाइजेशन की वजह से पुराने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव आ रहा है। भौगोलिक कठिनाइयां हमें देखने को मिली और संसाधनों की सीमित उपलब्धता, यानी कि हमें जो है रिसोर्सेज भी कम देखने को मिले इसमें। निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा कि प्रादेशिक नियोजन संतुलित क्षेत्रीय विकास का महत्वपूर्ण साधन है। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आजीविका में सुधार कर जीवन स्तर को बेहतर बनाया। हालांकि भौगोलिक कठिनाइयां और सांस्कृतिक संरक्षण जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, फिर भी यह परियोजना जनजातीय विकास का एक सफल उदाहरण है। यानी कि इसमें ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि जो भरमौर आईटीडीपी प्रोजेक्ट ने लिया था उसने ये दिखा दिया कि अगर सही प्लानिंग हो तो मुश्किल से मुश्किल इलाके भी सही किए जा सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, भारतीय रेल में माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि की है। इसके बारे में हमें बताना है। यानी कि सेंटेंस क्या कह रहा है कि जो इंडियन रेलवे है उसने जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम ह्यूमंस हैं उसकी आवाजाही में तो ग्रोथ करी है। साथ ही हमारे देश की आर्थिक वृद्धि में भी सुधार किया, वो हमें बताने कैसे। तो देखो, सबसे पहले हम परिचय में क्या लिखेंगे कि इंडिया जैसे बड़े देश के लिए इंडियन रेलवे जो है सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी का काम करती है। ये लोगों को और सामान दोनों को साथ में दूर दूर तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन इसका क्या रहा है, माल परिवहन को सुगम बनाना, यानी कि जो सामान का लेन देन होता है और गुड्स ट्रांसपोर्ट इसमें हुआ है। कोयला, आयरन और सीमेंट और पेट्रोल जैसे बड़े सामान जो होते हैं ना उसका कम खर्च जो है लगता है। फैक्ट्री और पोर्ट्स तक पहुंचाने में जो बिजनेसेस होते हैं वो बढ़ चुके हैं। यात्री परिवहन में सुविधा हमें देखने को मिली है, यानी कि आम आदमी की सवारी ये बन चुका है। सस्ती और सेफ होने की वजह से ये लंबी दूरी के लिए सबसे बेस्ट साधन है। गाँव के लोग भी आराम से शहर जाकर जो है काम या फिर पढ़ाई का काम कर सकते हैं। राष्ट्रीय एक तो क्षेत्रीय संपर्क, यानी कि इसमें जो है देश को जोड़ने का काम किया है। ये दूर दराज के इलाकों को जो है मेन सिटी से जोड़ती है, जिससे अलग अलग कल्चर जो है एक साथ होता है। अगले पॉइंट क्या है, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में योगदान रहा है इसका। कृषि क्षेत्र को समर्थन क्या है, यानी कि इंडस्ट्रीज और खेतों को भी इसमें सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल होता है, किसानों को जो फर्टिलाइजर देखने को मिलता है उसमें ये मदद करती है। इससे जो प्रोडक्शन हुआ है वो फास्ट हुआ है। रोजगार देखने को हमें मिला है। इंडियन रेलवे जो है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें हमें लोग लाखों लोगों का जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स होती है इसमें डायरेक्ट। निष्कर्ष क्या कह रहा है, भारतीय रेल न केवल सस्ती और सुलभ परिवहन व्यवस्था प्रदान करती है बल्कि औद्योगिक विकास, कृषि विस्तार, व्यापार वृद्धि, राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाकर देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए यह भारत की जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। यानी कि कंक्लूजन
इंडियन रेलवे ने इंडिया को न सिर्फ एकजुट किया है बल्कि हमारी तरक्की की रफ्तार को भी बढ़ाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमें क्या बताना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो वर्ल्ड ट्रेड में रोल्स रहते हैं वो बताना है। ठीक है। परिचय देखो, परिचय में हम लोग क्या लिखेंगे कि परिचय परिचय में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में देखो हम क्या लिख सकते हैं। सोचो अगर हर देश अपना मन मर्जी के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए तो इंटरनेशनल ट्रेड हो पाएगा? कितना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था ताकि दुनिया भर का जो बिजनेस है वो बिना रोक टोक के किया जा सके। अब देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रोल्स रहे थे वो क्या है। सबसे पहला व्यापार नियमों का निर्धारण करना, रूल्स बनाना इसका मेन काम है। यह इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स और स्टैंडर्ड्स तय करता है ताकि सब जो है एक साथ इंसाफ के साथ काम कर सके। आयात निर्यात को बढ़ावा देने को काम करता है, यानी कि जो बैरियर्स होते हैं ना उसको कम करता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स में जो ड्यूटीज लगती है ना, टैक्स ड्यूटीज, उसको भी ये जो है रेगुलेट करता है। विवाद समाधान करता है, यानी कि जितने भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उनको ये सॉल्व करता है। आगे दिया हुआ है वैश्विक व्यापार वृद्धि को बढ़ावा देता है, यानी कि जो छोटे देशों की मदद करता है। ये कोशिश करता है कि जो गरीब और विकासशील डेवलपिंग देश है ना वो आगे बढ़ चढ़कर भाग ले। सतत और समान व्यापार को प्रोत्साहित करता है, यानी कि स्टेबिलिटी को ये जो है बढ़ावा देता है। इसकी वजह से जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो स्टेबल रहता है और कंपनीज को पता होता है कि रूल्स क्या हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकता हमें देखने को मिलती है, ग्लोबल कनेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। ये दुनिया भर के क्या करते हैं, देशों को एक व्यापार नेटवर्क से जोड़ता है। निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्यापार को व्यवस्थित, निष्पक्ष और स्थिर बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह नियम तय करता है कि विवाद सुलझाने और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के माध्यम से देशों को आर्थिक विकास, वृद्धि और समृद्धि में योगदान है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है दुनिया का वो एम्पायर है जो व्यापार को फेयर, ट्रांसपेरेंट और ईजी बनाता है, जिससे सभी देशों की तरक्की बहुत ईजी होती है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है, इस कथन की पुष्टि हमें करनी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इंडियन रोड नेटवर्क के हम बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले परिचय देखो, परिचय में हम लोग क्या लिखेंगे कि इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो चाइना के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। ये हमारी इकोनॉमी और सोशल लाइफ की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। अब इसके मेन फीचर्स क्या है, सबसे पहला विशालता और संरचना, यानी कि इसकी विशाल लेंथ, बड़ा एरिया है इसमें। इंडिया में जो रोड्स की लेंथ है वो लंबाई लगभग 5.9 किलोमीटर्स है। इसमें जो नेशनल हाईवे से लेकर जो हमारी गांव की छोटी सड़कें होती है ना, जो PMGSY ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा बनाई गई हैं, वहां तक इसमें कैलकुलेशन कर दी गई है। राष्ट्रीय और आर्थिक महत्व, यानी कि खेती और इंडस्ट्री का इसमें हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। आगे क्या लिखा हुआ है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये हर जगह पहुंच जाती है। ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सड़कें स्कूल हो, हॉस्पिटल और गवर्नमेंट सर्विसेज तक पहुंचना आसान बनाती है। ठीक है। ये शहर और दूर दराज के जो गांव होते हैं उनके बीच एक ब्रिज का काम करती है। आगे है ये परिवहन की सुविधा और लागत में कमी, या इससे समय बचता है हमारा और जो पैसा होता है वो भी कम लगता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना, अगर हम इसको नेशनल यूनिटी की बात करें, हम इसमें ये बताया जा रहा है कि जब देश के हर कोने तक जो है रोड पहुंचती है तो क्या करते हैं, लोग आपस में मिलते जुलते हैं, जिससे यूनिटी बढ़ती है। क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या कह रहे हैं, भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जाल है जो देश की आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने, उद्योग और कृषि को सहयोग देने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में ये सड़क नेटवर्क अत्यंत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन सिंपल वर्ड्स में ये कह रहा है कि इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो सिर्फ रास्ता नहीं है बल्कि देश की तरक्की का पहिया है। ठीक है। ये गांव और शहर को जोड़कर रखता है, प्लस इसको जो यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है, यानी कि अब हमें इंडियन रेलवे के बारे में बताना है। ऊपर हमने रोड नेटवर्क के बारे में बताया, अब इंडियन रेलवे नेटवर्क के बारे में बताएंगे। परिचय देखो, परिचय में हम लोग ये कहेंगे कि इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा और इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क में से एक है। ठीक है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है बल्कि क्या करता है, ये हमारी इकोनॉमी जो है उसकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन का काम करता है ये। ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखो, विशाल लंबाई और नेटवर्क, इसकी भी वही सारी विशेषताएं होगी कि इसकी जो बेनिफिट्स है ना, फर्स्ट बेनिफिट इसका है कि इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। इसकी जो एवरेज हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है। आगे है माल और यात्री परिवहन में महत्व, यानी कि हमें क्या देखने को मिलता है, ये सबको जोड़ता है। ये नेटवर्क क्या करता है, देश के सभी बड़े शहरों या इंडस्ट्रियल एरिया हो या फिर समुद्री पोर्ट हो, उन सबको आपस में जोड़ता है। ठीक है। देशों की आर्थिक वृद्धि में सुविधा, अब इतनी सारी जब इसमें ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलेगा तो इकोनॉमी तो सुधरेगी ना।
आगे है भौगोलिक विविधता में नेटवर्क, यानी कि हमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। ये जो इंडियन रेलवे है ना, हर मौसम में फिट बैठ जाती है। कैसे? हमारी जो ज्योग्राफी है ना, हमारे इंडिया की, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तान हमें देखने को मिलते हैं, तो कहीं कोस्टल एरियाज हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हर तरह की जो मुश्किल होती है उसको पार कर लेती है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय तुलना, यानी कि अगर हम इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पर कंपेयर करें, इंटरनेशनल लेवल पर कंपेयर करने के बाद जो है, चाइना के बाद भारत का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। ठीक है, इसकी जो वर्सेलिटी है वो इसकी ग्लोबल लेवल पर यूनिक मानी जाती है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह रहे हैं? भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे। अब देखो, निष्कर्ष में हम इतना इन शॉर्ट ये बता देती हूँ, निष्कर्ष क्या कहते हैं कि इंडियन रेलवे ने पूरे देश को एकजुट कर रखा है। ठीक है, ये सस्ता है, सुलभ है और यानी कि विश्वास के ट्रस्टवर्दी है ये। ठीक है, इंडिया की प्रोग्रेस में सबसे बड़ा योगदान रहता है इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विश्व में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला। देखो, हमने ऊपर क्वेश्चन क्या था कि जो फैक्ट्री जब हम लगाते हैं ना, तो फैक्ट्री लगाने के लिए हमें जो है कुछ फैक्टर्स मैटर करता है। सिर्फ और सिर्फ लैंड का होना ज़रूरी नहीं होता, बाकी फैक्टर्स भी हमें मैटर करते हैं। लाइक हमें रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा, पावर सोर्सेज कहाँ से मिलेगी, मार्केट एक्सेस अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें हमें बताने हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण का विश्लेषण 5 शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। यानी कि हमें ये बताने कि रॉ मटेरियल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, वो बताने। परिचय क्या कह रहा है? परिचय आप लोग खुद से लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको मेन पार्ट बता देती हूँ क्योंकि वीडियो हमारी लेंथी हो चुकी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले सघन कच्चा माल उद्योग। इसमें क्या होता है? ये हैवी वेट वाली इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, इसमें जो सिंपल लॉजिक क्या होता है, इन उद्योगों में कच्चा माल भारी होता है और उत्पाद हल्का। यानी कि इसमें क्या होता है, जो रॉ मटेरियल तो बहुत भारी होता है पर जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो हल्का होता है। उदाहरण के तौर पर इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया। इनका जो रॉ मटेरियल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, बट आफ्टर रिजल्ट जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो कैसा होता है? वो लाइट वेट होता है। तो ये होते हैं हमारे सदन कच्चा माल उद्योग। ठीक है, जिनका रॉ मटेरियल भारी होता है। इनकी लोकेशन कहाँ पे देखने को मिलती है हमें? इनकी लोकेशन हमें देखने को मिलती है कच्चे माल के निकट स्थापित किए जाते हैं ताकि परिवहन कम हो। यानी कि इन्हें जो है कच्चे माल के पास ही लगाया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो कम आ जाए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? सतत ऊर्जा आश्रित उद्योग, यानी कि वो वाले इंडस्ट्रीज जिनमें पावर लगती है, पावर हंग्री इंडस्ट्रीज होती हैं। इन देखो, विशेषता क्या है इसकी? उद्योग संचालन में ऊर्जा का अधिक उपयोग होता है। इसमें क्या होता है? इनको चलाने के लिए बिजली या एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये इंडस्ट्रीज होती हैं। उदाहरण के तौर पे हो गया एल्यूमिनियम, स्टील, इलेक्ट्रिक फैब्रिकेशन, ये वाले उद्योग। ठीक है, इसको कहाँ पे लगाया जाता है? ऊर्जा स्रोत जैसे कि जल विद्युत, कोयला, गैस के पास स्थापित किया जाता है। इसकी लोकेशन है कि ये वहाँ होती हैं जहाँ बिजली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस जो है सस्ते और आसानी से मिल जाती है। ठीक है, अगले जो पॉइंट, अगली कैटेगरी जो है हमारी वो है कृषि आधारित उद्योग। यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रो बेस्ड होती हैं। इनका जो कच्चा माल होता है वो डायरेक्ट खेत से आता है। ठीक है, जैसे कि जो चीनी हो गया, वो कपड़े उद्योग और जूट उद्योग, ये सारे। अब इनकी लोकेशन ये कहाँ पे लगाई जाती है? ये खेती वाले एरिया के पास होती हैं ताकि कच्चा माल जल्दी पहुंचाने में और खत्म ना हो, खराब भी ना हो। ठीक है, आगे क्या है? खनिज आधारित उद्योग होते हैं। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? ये ज़मीन से निकलने वाले मिनरल्स से यूज़ करती है। ठीक है, जो ज़मीन से मिनरल्स निकलते हैं ना उनको यूज़ करती है ये इंडस्ट्रीज़। उदाहरण क्या हो गया इसका? उदाहरण हो गया कोयला हो गया, आयरन और इंडस्ट्रीज़ हो गया। इसकी लोकेशन क्या होती है? ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, ये खान के एकदम पास होती हैं ताकि भारी माल जो है ढोने में पैसा कम खर्च हो। अगली कैटेगरी हमारी आती है संग्रहित और बहुआयामी कच्चा माल उद्योग। यानी कि ये हमारी मल्टी सोर्स वाली इंडस्ट्रीज होती हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि इन्हें बहुत सारी अलग अलग जगहों से कच्चा माल मिल जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ऑटोमोबाइल्स हो गया, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज। ठीक है, उद्योग की अवस्था, अगर हम लोकेशन की बात करें, ये ऐसी जगह होती है जहाँ बाजार जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, कच्चा माल जो होता है इजीली बैलेंस हो जाता है। यानी कि तीनों चीज़ें हमें जो है एक साथ देखने को मिल जाती हैं। अब निष्कर्ष हमारा क्या कह रहे हैं? कच्चे माल पर आधारित उद्योग। अब निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है? कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण यह दर्शाता है कि उद्योगों की अवस्था किस प्रकार उनके कच्चे माल ऊर्जा स्रोत बाजार तक पहुंचने पर निर्भर करती है। इससे न केवल उत्पादन लागत कम होती है बल्कि आर्थिक और भौगोलिक विकास में भी संतुलन बनाकर रखते हैं। यानी कि इसमें ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री वहीं लगाई जाती है जहाँ से हमें कच्चा माल हो गया और जो हमें फायदा भी ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है, कच्चा माल जितना ज़्यादा भारी होगा फैक्ट्री उतनी ही पास लगाई जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकसित और विकासशील देशों पर खनन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या हैं और औद्योगिकरण के स्तर और श्रम व्यवस्था के आधार पर प्रभाव किस प्रकार भिन्न होते हैं। यानी कि हमें ये बताना है कि जो मिनरल्स होते हैं ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ पर, डेवलपिंग कंट्रीज़ के सोशली कैसे इम्पैक्ट करती है उनको और इकोनॉमिकली कैसे इम्पैक्ट करती है, वो हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विकसित देशों पर कैसे प्रभाव पड़ा है। यानी कि जो डेवलप कंट्रीज़ होती है, अमीर देश होते हैं, उन पर क्या असर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले
विकसित देशों में खनन उद्योग आधुनिक तकनीक और मशीनरी पर आधारित होता है। इस कारण उत्पादन लागत कम होती है और औद्योगिक उत्पादन में स्थिरता रहती है। खनिजों का निर्यात घरेलू उद्योगों के लिए कच्चा माल सुनिश्चित रहता है। यानी कि देखो, सेकंड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। सामाजिक दृष्टि से विकसित देशों में श्रमिकों के लिए सुरक्षित और नियंत्रित कार्यस्थल उपलब्ध है। पर्यावरणीय नियमों और पूर्णवासी कार्यक्रमों के कारण स्थानीय समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव सीमित होता है। श्रमिकों की संख्या कम होती है लेकिन उनके कौशल का स्तर उच्च होता है, जिससे उत्पादन अधिक तकनीकी और कुशल होता है। यानी कि जो अमीर देश होते हैं ना, डेवलप देश होते हैं, उन पर क्या असर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला हमें हाई टेक देखने को मिलता है। यानी कि जब माइनिंग करते हैं ना, तो मशीनें और जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है वो यूज़ की जाती है। इससे खर्चा कम होता है और जो काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट इसमें हमें ये देखने को मिलता है, सेफ काम होते हैं। यानी कि जो है इसमें सेफ काम हमें देखने को मिलता है। सेफ काम कैसे देखने को मिलता है, जो वर्कर्स होते हैं ना, उनके लिए एक सेफ जगह होती है और रूल्स बड़े ही अच्छे होते हैं और सख्त भी होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें लेस बट स्किल्ड वर्कर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ जो लोग काम करते हैं ना, वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। चौथा हमें इसमें बेनिफिट ये देखने को मिलता है, नेचर का ध्यान रखा जाता है, एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुंचाया जाता है और लोगों को शिफ्ट करने का प्रॉपर प्लान होता है। अब देखो, विकासशील देशों पर खनन का क्या प्रभाव पड़ता है। जो डेवलपिंग हमारी कंट्रीज होती हैं, लाइक इंडिया हो गया या अफ्रीका हो गया, उन पर हमारे माइनिंग्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले देखो, मैनुअल लेबर हमें इसमें देखने को मिलता है। यानी कि क्या होता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी होती है और जो इंसान होते हैं ना, उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि जो लोग होते हैं ना, अपने हाथों से इसमें ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। यानी कि लोगों के हाथ से ज़्यादा काम किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। दूसरा इसमें क्या देखने को मिलता है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है ना, ये माइनिंग्स के लिए एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है। ये देश क्या करते हैं, मिनरल्स को खुद यूज़ करने के बजाय क्या करते हैं, दूसरे देशों को बेचकर पैसा कमाने पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। तीसरा ये क्या करते हैं, ये सोशल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। यानी कि माइनिंग की वजह से क्या होता है, गरीब जो लोग होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, उनकी ज़मीनें छीन जाती हैं और उन्हें जो है वहाँ से भागना पड़ता है और उनके स्टे करने के लिए कोई जगह नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम देखने को हमें मिलती है। अगला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि विकासशील जो देश होते हैं ना, उन पर माइनिंग का क्या असर पड़ता है कि उनको रिस्क भी देखने को मिलता है। जो नौकरी जो होती है ना, वो मिल तो जाती है बट वो टेम्पररी होती है और सैलरी भी कम देखने को मिलती है इसमें, जिसकी वजह से काम करने की जो जगह होती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होती है, ठीक है। आगे क्या है, औद्योगिकरण और श्रम व्यवस्था के आधार पर भिन्नतियाँ। यानी कि हमें ये बताना है कि इसमें क्या डिफरेंस है, अमीर देश और गरीब देश के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिला इंडस्ट्रीज और मजदूरों की वजह से, ठीक है। विकसित देशों में उच्च तकनीकी औद्योगिकरण, कम लेकिन कुशल श्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल और पर्यावरणीय नियमों का पालन खनन के प्रभाव को संतुलित और सतत बनाता है। वहीं विकासशील देशों में सीमित तकनीकी, अधिक श्रमिक, असुरक्षित कार्यस्थल, पर्यावरणीय नियंत्रण की कमी खनन के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को असंतुलित बनाती है। यानी कि इसमें देखो, दोनों में फ़र्क है। इंडस्ट्रीज़ और मज़दूरों की वजह से इसमें जो है बहुत फ़र्क हो जाता है। जो अमीर देश होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, उसमें हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, सेफ इन्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से एक तरीके से बैलेंस्ड वर्क इन्वायरमेंट यहाँ हमें देखने को मिलता है, बैलेंस्ड ग्रोथ रहती है, ठीक है। और वहीं जो अगर हम विकासशील देशों की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे जो है लो टेक्नोलॉजी की देखने को मिलती है, प्लस ज़्यादा श्रमिक लगते हैं, लेबर्स का ज़्यादा काम होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता रहता है, जिससे कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो निष्कर्ष में हम एट द एंड क्या कह सकते हैं कि माइनिंग दोनों तरह के देशों के लिए पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन अमीर देशों में ये काम जो है तमीज़ और प्लानिंग से होता है, जबकि गरीब देशों में ये पैसा जो बनाया जाता है वो सोशल और इन्वायरमेंट दोनों को मुश्किलों से फेस करके बनाया जाता है। इसलिए डेवलपिंग देशों के लिए अपनी पॉलिसी बेहतर कमी करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे भूगोल चैप्टर के 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा लाइन टू लाइन, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स इजीली समझ आ गए होंगे और आप सारे क्वेश्चंस को जो है इजीली अटेंड कर सकते हैं अपने पेपर में, राइट। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर में जो है अपने मार्क्स नहीं गंवाने वाले हैं, इतना मुझे कॉन्फिडेंट है आप पे। और आपकी प्रिपरेशन भी जो है पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो चुकी है आफ्टर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से समझने के बाद, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको भी ऐसे ही चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड एग्जाम टिप्स और नोट्स चाहिए, तो अभी हमारे चैनल आशीष तिवारी एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर हम रेगुलरली क्लासेस चलाते हैं, क्लास 9 से 12 के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं सिंपल लैंग्वेज में और दोनों ही मीडियम में। इंग्लिश मीडियम भी आपको देखने को मिल जाएगी और हिंदी मीडियम भी, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि पढ़ाई पढ़ने से ज़्यादा दूसरों में बांटने में ज़्यादा बढ़ती है, राइट। कमेंट बॉक्स में लिखो आप किस क्लास में हो और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ताकि मैं आपको जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में वही चैप्टर बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ स्नेहा और मैंने आज आपको भूगोल की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करवा दी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, फोकस्ड रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।